ये वीडियो देखे बिना अगर तुम लोग ऑडिट के एग्जाम में जाके बैठ गए ना तो ये तुम्हारी बिगेस्ट मिस्टेक होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे 20 to 25 मार्क्स आसानी से बढ़ा देगी। तुम्हारा ऑडिट का एक मेजर डर खत्म कर देगी। ये सीए शंकर लखवानी की श्योरिटी है, गारंटी है, क्योंकि ये है चीट शीट मैराथन जो कि आज तक किसी ने भी यूट्यूब पे अपलोड नहीं करी है। मोस्ट डिमांडेड वीडियो है ये मेरी। एसआरएस, एसआरई, एसएई के इसमें मैंने कॉमन आंसर बताए हैं। सर कॉमन आंसर कौन से? पता है, रिपोर्टिंग के एलिमेंट्स में तुम लोग मिक्सअप हो जाते हो। हर स्टैंडर्ड में आ रहे रिपोर्टिंग के एलिमेंट्स, साला भेजे में इतना मिक्सअप हो रहा है, 1.5 दिन में क्या तंबूरे से होगा? बस ये कॉमन आंसर दे रहा हूं, उतना करके चले जाना है। स्पेसिफिक आंसर नहीं करोगे, भाड़ में गया। आज भी यही करना है, 1.5 दिन में भी यही करना है, क्योंकि आज तुम सब कर भी लोगे, 1.5 दिन में नहीं कर पाओगे। मस्त कॉमन आंसर बना करके दिया है, दिन रात जाग करके मेहनत करिए। तो लाइक जरूर करना तुम इसको, ठीक है। पूरा एनालिसिस के एक्सेल शीट में पूरा बनाया, सबके कॉमन पॉइंट्स निकाले, बहुत खतरनाक मेहनत है। उसके बाद मैंने तुमको इसमें कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करके दिए, यानी मैंने पता है क्या किया? मॉड्यूल, पास्ट पेपर, आरटीपी, एमटीपी, मॉडल टेस्ट पेपर, पिछले 12 अटेम्प्ट का एनालिसिस किया, 12 से 14 अटेम्प्ट का। मैंने देखा कि कौन से कीवर्ड्स है जो कि आईसीआई क्वेश्चन में डाल रहा है। वो कीवर्ड्स अगर तुमको दिख गए ना, ये कीवर्ड्स की मैं तुमको शीट देने वाला हूं, टेलीग्राम चैनल पे भी इस वीडियो में भी डिस्कस करिए पूरी। वो कीवर्ड दिख गया तो समझ जाना एसआरएस 4400 का क्वेश्चन है। एक पर्टिकुलर कीवर्ड दिख गया तो समझ जाना एसआरएस 4410 का क्वेश्चन है। ये कीवर्ड दिख गया तो समझ जाना एसआरई का क्वेश्चन है। यानी पूरे पूरे कीवर्ड्स बताएं, हाउ टू आइडेंटिफाई कि वो क्वेश्चन कौन से स्टैंडर्ड में से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आते हैं, मिक्सअप हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है वो क्वेश्चन है किस चीज का। यही तो मेन चीज है ऑडिट में, वो सॉल्व करा दूंगा। मेमोराइज कैसे करना है एसए, एसआरएस, एसआरई, एसएई का नेम और नंबर। ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स कैसे याद रखें, ऐसे 210 ये एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट कैसे याद रखें। इतनी बढ़िया फन मेमोरी ट्रिक्स के साथ कराया ना, एक बार में तुमको याद हो जाएगा। ना याद हो तो मेरा नाम सीए शंकर लखवानी नहीं, तुम तुम्हारे दोस्तों को याद करवाने लग जाओगे, इतनी बढ़िया तरीके से याद कराया है। उसके अलावा किधर किधर ऑडिटर शब्द का प्रयोग है, मतलब कौन से स्टैंडर्ड में ऑडिटर है, कौन से स्टैंडर्ड में प्रैक्टिशनर शब्द का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि हर स्टैंडर्ड में अपना ही खेल चल रहा है, दिमाग में मिक्सअप हो रहा है। तुम्हारा मिक्सअप क्लियर करवाना किसकी जिम्मेदारी? भाई मेरी जिम्मेदारी है। किधर किधर मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग है, कौन से स्टैंडर्ड में रिस्पॉन्सिबल पार्टी शब्द का प्रयोग है, कौन से स्टैंडर्ड में ओपिनियन बोल रहे हैं वो लोग, कौन से स्टैंडर्ड में कंक्लूजन बोल रहे हैं वो लोग, कौन से स्टैंडर्ड में पॉजिटिव एश्योरेंस आ रहा है, कौन से स्टैंडर्ड में नेगेटिव एश्योरेंस आ रहा है, और कौन से स्टैंडर्ड में नो एश्योरेंस आ रहा है। बैंक ऑडिट का कॉमन आंसर, पूरा बैंक ऑडिट छोड़ दोगे, खाली ये कॉमन आंसर करके चले जाओगे तो भाई नहीं आ पार हो जाएगी। ड्राफ्टिंग ऑफ ओपिनियन, यानी क्लीन ओपिनियन, उसका बेसिस ऑफ ओपिनियन कैसे करना है। क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, की ऑडिट मैटर्स, मटेरियल अनसर्टेनिटी पैरा, ईओएम पैरा, ओम पैरा, सबकी 8 की ड्राफ्टिंग सिखा दूंगा। कारों के क्लॉज नंबर कैसे याद रखें अलॉन्ग विद मेमोरी ट्रिक्स सिखा दूंगा। प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस कैसे याद रखें अलॉन्ग विद मेमोरी ट्रिक्स सिखा दूंगा। 9 प्रिंसिपल्स ऑफ बीआरएसआर कैसे याद रखें अलॉन्ग विद मेमोरी ट्रिक्स करा दूंगा। भाई मेहनत बहुत करिए, तो दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया ना तो देख लेना, लाइक तो करना ही करना है अभी के अभी, और सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन सीए फाइनल ऑडिट, क्योंकि उससे तुमको तो मोटिवेशन मिलता है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं तुमको बढ़िया तरीके से सर्व कर पाऊं चीजें। भाई साहब तहलका मचाएंगे, आग लगा देंगे, फोड़ देंगे, क्योंकि अब ऑडिट हमारा है। तुम लोगों को टेंशन हो और सीए शंकर लखवानी उस टेंशन को सॉल्व ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? कब से लेके तुम मांग रहे थे कॉमन आंसर दे दो रिपोर्टिंग का। एसआरएस, एसआरई, एसएई में इतने सारे रिपोर्टिंग के एलिमेंट्स है, सब में रिपोर्टिंग का क्वेश्चन तुमको दिखेगा हर स्टैंडर्ड में, चाहे वो एसआरएस का हर स्टैंडर्ड, एसआरई, एसएई सारे स्टैंडर्ड में दिखेगा। बोले यार भेजे में सब मिक्सअप हो रहा है यार, एक कॉमन पॉइंट्स निकाल के दे दो जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाए। ये रहे कॉमन पॉइंट्स, तुम ये लिखोगे तुमको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। यानी वो तुमको स्पेसिफिक वाले देखने की जरूरत है क्या? वो भाड़ में गए, क्योंकि 1.5 दिन में तुम वैसे ही नहीं कर पाओगे, और अपने को 1.5 दिन ओरिएंटेड पढ़ाई करते हुए चलनी होती है। भाई इतना ही करना है, और बहुत एनालिसिस लगाए, बहुत डीप डाइव एनालिसिस लगाइए कॉमन पॉइंट्स को डिराइव करने में। इतना ही नहीं भाई, अभी तो और देखो तुम्हारे लिए किस लेवल की मेहनत करिए। सारे पास्ट पेपर, आरटीपी, एमटीपी, मॉडल टेस्ट पेपर सब कुछ एनालाइज किया, मॉड्यूल क्वेश्चन सब कुछ एनालाइज किया है। और एक कीवर्ड से, अगर ये कीवर्ड तुमको एग्जाम में देखे तो समझ जाना ऐसे 800 का क्वेश्चन है, ये कीवर्ड देखे तो समझ जाना ऐसे 805 का क्वेश्चन है। मतलब तुमको पता है दिक्कत होती है, पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन एसआरएस का है, एसआरई का, एसएई का। मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं डेली बेसिस पे, तो लो वो वाली प्रॉब्लम भी तुम्हारी सॉल्व कर दी। उसके अलावा अभी तो और देखो, ये तो कुछ नहीं है भाई, शंकर लखवानी का जादू दिखाता हूं तुमको। कौन से स्टैंडर्ड में ऑडिटर शब्द यूज होगा, कौन से स्टैंडर्ड में प्रैक्टिशनर शब्द यूज होगा, कहां मैनेजमेंट, कहां एंटिटी, कहां रिस्पॉन्सिबल पार्टी यूज होगा, कहां ओपिनियन आएगा, कहां कंक्लूजन आएगा, कहां पॉजिटिव एश्योरेंस, कहां नेगेटिव एश्योरेंस, कहां नो एश्योरेंस। भाई उस लेवल का ये मेहनत करिए, तो रात दिन जाग करके शीट बने तुम्हारे लिए, फिर भी तुम लाइक नहीं कर रहे हो तो शर्म आनी चाहिए। लाइक करो, सबके साथ शेयर करो, और कमेंट एक बार करना, तो मेरे को भी मोटिवेशन आएगा। यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन सीए फाइनल ऑडिट। तुमको मेहनत करनी है मेरे से डबल। चलो सर, मजा कराना मेरी जिम्मेदारी है, अब खाली इत्मीनान से बैठो,
दोस्तों के साथ शेयर करो और देखो, आनंद लो सर, आनंद लो मेरी मेहनत का। कहां कहां ऑडिटर आएगा, कहां कहां प्रैक्टिशनर आएगा, एक तरफ इसको ध्यान रखना। और ये टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी खाली इत्मीनान से बैठो। 200 से 800 की सीरीज है अपनी एसए की, फिर ये एसआर से एसआरए ऐसे ही, अब जोड़ी जोड़ी खेलेंगे। और तेरी रब ने बना दी जोड़ी। देखो, ऑडिटर ऑडिटर जोड़ी, प्रैक्टिशनर प्रैक्टिशनर जोड़ी, ऑडिटर ऑडिटर जोड़ी, ऑडिटर प्रैक्टिशनर जोड़ी। ए समझे? देखो, ऑडिटर ऑडिटर जोड़ी नंबर 1, प्रैक्टिशनर प्रैक्टिशनर जोड़ी नंबर 2, ऑडिटर ऑडिटर जोड़ी नंबर 3 और ऑडिटर प्रैक्टिशनर जोड़ी नंबर 4। यानी जोड़ी नंबर 4 में पता है क्या किया, एक लिया ऑडिटर, एक लिया प्रैक्टिशनर, स्वाहा। फर्क इतना है क्योंकि ये SAE 3402 है मेरे भाई, तो यहां पे सर्विस ऑडिटर शब्द यूज होगा। सिंपल है, सिंपल है। कहां कहां रिस्पॉन्सिबल पार्टी है सर, कहां मैनेजमेंट है, जरा बताओ। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो। हर जगह मैनेजमेंट आएगा। ये एंटिटी की जगह भी तुम मैनेजमेंट लेकर के चल सकते हो, क्योंकि सब कुछ याद करना पॉसिबल नहीं है। खाली SAE 3420 ही ऐसा है जिसमें रिस्पॉन्सिबल पार्टी आएगा, उसकी जगह हर जगह मैनेजमेंट आएगा, हर जगह मैनेजमेंट है। इधर सर्विस ऑडिटर था ना ऊपर SAE 3402 में, इधर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट आएगा। सिंपल है भाई साहब, सिंपल है। अगर तुमको नहीं याद रखना ना, छोड़ दो, मैनेजमेंट इतना ही लेकर के चल रहे भाई, कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। आप एंटिटी को भी काट के यहाँ पे मैनेजमेंट कर दो, हर जगह मैनेजमेंट, खाली आखिरी वाले में रिस्पॉन्सिबल पार्टी। सिंपल है, सिंपल है। खाली SAE 3420 में रिस्पॉन्सिबल पार्टी। मजा आ गया सर, मजा आ गया तो बहुत आसान है। कहां कहां ओपिनियन आएगा, कहां कहां कंक्लूजन आएगा भाई। SRE में कंक्लूजन आएगा, ये मैंने तुमको चीख के चिल्ला करके बोला था। SRS जो होता है ना, वो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है, वहां पे ना तो ओपिनियन आएगा ना तो कंक्लूजन आएगा। ये बात भी मैंने तुमको चीख के चिल्ला के बोली थी। उसकी जगह हर जगह पे ओपिनियन आएगा, उसके अलावा हर जगह पे ओपिनियन आएगा। यानी नॉर्मली तो ओपिनियन ही आएगा अगर आप देखोगे तो, लेकिन खाली SRE को चुल मची थी कंक्लूजन की, और SRS को चुल मची थी कि हम नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट बनेंगे। सिंपल है, सिंपल है। सर कहां पॉजिटिव, कहां नेगेटिव, कहां नो एश्योरेंस, तो भाई SRE की सीरीज में, पूरी की पूरी SRE सीरीज, और SAE 3400 में नेगेटिव एश्योरेंस आएगा। SRS सीरीज में तो तुमको पता है नो एश्योरेंस आता है, मैंने ऊपर भी बताया कि ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। हाँ सर, और बाकी हर जगह पॉजिटिव एश्योरेंस आता है। अब सर पॉजिटिव नेगेटिव एश्योरेंस क्या होता है, वो तुम एक बार मेरी SRE की रिवीजन वीडियो देख लोगे ना, तुमको पता चल जाएगा। उसमें मैंने बताया कि नेगेटिव एश्योरेंस क्या होता है, वर्डिंग का डिफरेंस होता है। क्लियर है, क्लियर है भाई। अब रिपोर्टिंग का आंसर दिखाता हूं पहले मैं तुमको, नहीं चलो पहले मैं तुमको कीवर्ड्स बता देता हूं कि एग्जाम में तुमको पता कैसे चलेगा। साला बहुत लोगों के मैसेज आते हैं मेरे को, सर कैसे आइडेंटिफाई करिए कौन सा आंसर है, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है, ऐसे 800 पे पूछा है कि SRS पे पूछा है, SAE पे पूछा है। भाई भाई आया सब करा के जाएगा। ऐसे 800 तुमको क्वेश्चन में बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर कॉन्ट्रैक्ट और लोन एग्रीमेंट और एज पर द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटर, ऐसा बोलेगा। या तो फिर क्रेडिटर, यानी कि तुम्हारे क्रेडिटर जो बोलेगा ना, उस हिसाब से तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजंस गिवन बाय क्रेडिटर। समझ गए, सिंपल है। हाँ, या तो फिर तुमने कैश बेसिस पे बनाया है, ऐसा बोलेगा। या तो ऐसे 800 किस बारे में होता है, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में होता है, तो क्वेश्चन में बोल देगा स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के क्वेश्चन में ही बोल देगा, तो तुमको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, या तो क्वेश्चन में खुद ही बोल देगा वो ऐसे 800। सिमिलरली ऐसे 805 में क्या होता है, अपन एक स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट करते हैं, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नहीं करते। मान लो खाली डेटर का कर रहे हैं, खाली क्रेडिटर का कर रहे हैं, खाली पीपी का करते हैं, तो एग्जाम में बोल देता है। क्वेश्चन में वो बोलेगा कि डेटर का ऑडिट की बात चल रही है, खाली क्रेडिटर के, खाली पीपी के ऑडिट की बात चल रही है, या यहाँ पे सिंगल एफएस की भी बात चलती है कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट अपन नहीं करते हैं, अपन खाली पीएनएल का ऑडिट करते हैं, अपन खाली बैलेंस शीट का ऑडिट करते हैं, अपन खाली कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं। तो क्वेश्चन में बोलेगा कि किसका ऑडिट चल रहा था, मान लो खाली बैलेंस शीट का ऑडिट चल रहा था, या तो फिर वो क्वेश्चन में सामने से बोल देगा ऐसे 805, तो तुमको पता चल जाएगा। ऐसे 810 किसके बारे में होता है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तुमको पक्का 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 शब्द ये दिखने वाला है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कुछ घुमाएगा नहीं वो, यहां दे देगा वो डायरेक्टली ऐसे 810। SRS 4400 का जब क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन में बोलेगा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। अगर तुम देखोगे SRS 4400 का नाम ही ये है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। या वो बोलेगा रिलेटेड सर्विस, या वो बोलेगा SRS 4400। अब यहाँ पे मेजर दिक्कत पता है क्या आती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं SRS 4400 और ऐसे 805 में, क्योंकि दोनों एक ही बात करते हैं। ऐसे 805 भी यही बात करता है कि स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट चल रहा है, मान लो खाली डेटर का ऑडिट चल रहा है,
खाली क्रेडिटर का ऑडिट चल रहा है, और एसआरएस 4400 भी यही बोलता है खाली डेटर का ऑडिट चल रहा है। मान लो खाली डेटर का ऑडिट चल रहा है, एग्जाम में कंफ्यूज हो गए तो पहचानेंगे कैसे? तो भाई मैं तुमको बता दूं, जब ऐसे 805 का क्वेश्चन आएगा ना तो ऑडिट शब्द का प्रयोग होगा ही होगा। क्वेश्चन में बोला होगा ऑडिटर ऑडिटर ऑडिटर। एसआरएस 4400 का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑडिट शब्द का प्रयोग नहीं होगा। वहां पे तो ऐसा बोलेंगे कि मैनेजमेंट को ये काम करवाना है, ऑडिटर का कोई जिक्र ही नहीं होगा। यानी यहां पे भी डेटर का ही काम कराना है, लेकिन कंपनी करवाना चाहती है तुमसे काम। कंपनी आस्क्स यू टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ कंफर्मेशन ऑफ डेटर्स। मैनेजमेंट तुमसे ये काम करवाना चाहता है, ऑडिटर का जिक्र ही नहीं होगा। मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट किया सीए राम को कि भाई तू एक काम कर, ये वाला असाइनमेंट हमारे लिए कर और हमारे लिए रिपोर्ट बना करके। तुम समझ रहे हो? जबकि ऐसे 805 के क्वेश्चन में ऑडिटर ऐसा शब्द का स्पेसिफिक प्रयोग होगा एग्जाम में। 4410 के क्वेश्चन में, एसआरएस 4410 के क्वेश्चन में वो या तो बोलेगा कंपाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कंपाइलेशन एंगेजमेंट या एसआरएस 4410 ऐसे सामने से बोल देगा। एसआरई 2400 के क्वेश्चन में वो बोलेगा रिव्यू या तो बोलेगा एसआरई 2400। एसआरई 2410 के क्वेश्चन में वो बोलेगा रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर तुमको पता हो तो एसआरई 2400 पूरे के पूरे साल के रिव्यू की बात करता है, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन एसआरई 2410 टॉक्स स्पेसिफिकली अबाउट इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू, या तो वो बोल देगा एसआरई 2410। सिमिलरली एसएई 3400 के क्वेश्चन में तुमको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो साफ साफ बोलेगा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात चल रही है, या तो वो ऐसे का नाम ही दे देगा एसएई 3400। सिंपल है, सिंपल है। तो भाई ये सारे के सारे बहुत एनालिसिस के बाद मैंने निकाला है पूरी शीट, सारे पास पेपर आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन को पढ़ के, मॉड्यूल के क्वेश्चन को पढ़ के। तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। सर क्वेश्चन एसएई 3402 का है, तो यहां तो तुमको शब्द दिखेगा आउटसोर्सिंग, यहां तो तुमको शब्द दिखेगा यूजर एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और भाई यहां तो तुमको वो बोल देगा एसएई 3402 की बात है। सर एसए 402 और एसएई 3402 में क्या डिफरेंस होता है तो मैं आपको बता दूं। एसए 402 बात करता है यूजर ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एसएई 3402 टॉक्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सर्विस ऑडिटर। तो यहां पे जो क्वेश्चन होगा ना वो सर्विस ऑडिटर के व्यू पॉइंट से फ्रेम होगा कि फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बाय सर्विस ऑडिटर। समझ रहे हो? सर्विस ऑडिटर के व्यू पॉइंट से यहां पे क्वेश्चन फ्रेम होने वाला है, यूजर ऑडिटर के व्यू पॉइंट से नहीं होगा। क्या फैक्टर सर्विस ऑडिटर को कंसीडर करना है, क्या ऑब्जेक्टिव सर्विस ऑडिटर के हैं, ऐसा बोलेगा क्वेश्चन। सिंपल है, सिंपल है। एसएई 3420 उसमें तो साफ साफ बोला होगा परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सिंपल है, हाँ। एसएई 3420 या तो फिर डायरेक्टली ऐसा बोल दिया होगा एसएई 3420। अभी टेंशन मत लो, अभी वीडियो में आगे मैं पता है तुमको क्या बताने वाला हूं, कैसे तुमको एसए के नाम नंबर याद रखना है। समझ गए? हाँ सर समझ गए। एसए के नाम नंबर तुमको कैसे याद रखना है कि कौन से एसए में क्या आएगा, कौन से एसआरएस एसआरई एसई में क्या आएगा। उसमें भी खतरनाक मेहनत करिए, जबरदस्त एनालिसिस किया है भाई साहब। ठीक है, हाँ। अब बता देता हूं जिसका तुमको है इंतजार, मैं हूं ना। रिपोर्टिंग के कॉमन एलिमेंट्स बता दो सर, हमको स्पेसिफिक याद नहीं करने, मत करो भाड़ में जाए। वैसे भी आज करोगे 1.5 दिन में नहीं कर पाओगे। एक बात की तो गारंटी दे रहा हूं, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो 3 तो तुमको मिनिमम आएंगे, और अगर एग्जामिनर दयालु हुआ ना तो 4 में से 4 नंबर भी दे देगा, क्योंकि भाई ये जबरदस्त वाला मैंने फॉर्मेट बनाया तुम लोगों के लिए। देखो सर, दुनिया जहान की कोई भी रिपोर्ट हो, टाइटल एड्रेसी यानी पहले 2 पॉइंट और आखिरी 3 पॉइंट कॉमन 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 ही होते हैं। पहला पॉइंट आएगा टाइटल, दूसरा पॉइंट आएगा एड्रेसी। ये पॉइंट खाली तुम एमसीक्यू के लिए मार्क कर लो, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये एमसीक्यू है आईसीआई का मॉड्यूल में। एसआरई 2410 की जब बात चलेगी तो एड्रेसी होगा हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी नॉर्मली तुमको लिख के नहीं आना एग्जाम में, ये तो क्या है ना एमसीक्यू पर्पस के लिए पॉइंट मैंने तुमको यहाँ पे ऐड करके दिया है। आखिरी 3 पॉइंट हमेशा कॉमन, ऑडिटर्स प्रैक्टिशनर सिग्नेचर। यानी पता है मैंने तुमको ऊपर चार्ट पढ़ाया कब कब ऑडिटर आएगा, कब कब प्रैक्टिशनर आएगा। तो जब कभी भी ऑडिटर है प्रैक्टिशनर है, तुम तुम्हारे हिसाब से लगा लेना, जिसका भी क्वेश्चन आता है तुमको क्या लिखना है, ऑडिटर सिग्नेचर या फिर प्रैक्टिशनर सिग्नेचर। प्लेस ऑफ सिग्नेचर, डेट ऑफ रिपोर्ट। सिंपल है, सिग्नेचर प्लेस डेट हमेशा कॉमन होता है। बीच के खाली 4 पॉइंट याद रख लोगे, बाकी सारे स्पेसिफिक गए भाड़ में तो भी चल जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट, डेट पीरियड, ये लिख लेना। डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबल पार्टीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसमें करना क्या है, बड़े ध्यान से देखना, एक चीज बता रहा हूं मैं तुमको। मैंने तुमको ऊपर एक चार्ट पढ़ाया, कब कब ऑडिटर आएगा, कब कब प्रैक्टिशनर, कब कब मैनेजमेंट, कब रिस्पॉन्सिबल पार्टी। तो वो तुम एज द केस में भी उसको तुम यूज कर लेना। सिंपल है, हाँ। अब अगर तुम लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी याद हो ना तो पता है कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश, जो भी तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी याद हो, अगर तुमको एग्जाम में याद हो तो वो वाले पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेटमेंट दैट ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश, लेकिन मान लो मेरे को वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी याद नहीं है,
तो खाली ये स्टेटमेंट वगैरह को छोड़ो, खाली इतना लिख के आना, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स और प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। समझ गए? और अगर याद हो तुमको तो डिस्क्रिप्शन शब्द का प्रयोग मत करना, क्या लिख के आना, स्टेटमेंट दैट ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ढिंगना फलाना जो भी तुमको आता है। सिंपल है, सिंपल है। फिर क्या लिखोगे, ऑडिटर्स, प्रैक्टिशनर्स, ओपिनियन, कंक्लूजन। ये सारे नहीं लिखने, जहां जहां ऑडिटर आ रहे, जहां जहां प्रैक्टिशनर आ रहे, एज द केस में भी, जो ऊपर पढ़ाया, जहां जहां ओपिनियन आ रहा है, जहां जहां कंक्लूजन आ रहा है, एज द केस में भी, जो मैंने तुमको ऊपर पढ़ाया ना, कहां का ओपिनियन आएगा, कहां का कंक्लूजन। अगर क्वेश्चन एसआरएस के बारे में हो तो तुम क्या लिखोगे, ये एक नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो यहां पे ना तो ऑडिट होता है, ना ही रिव्यू होता है, ना ही हम कोई ओपिनियन देते हैं, ना ही हम कोई कंक्लूजन देते हैं। तो भाई खतरनाक मेहनत लगी, इसको लाइक जरूर करना। अब सर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुमको मार्क करा रहा हूं, मार्क कर दो। एसआरएस 4400 में अगर तुम देखोगे तो तुमने एक रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स पढ़ते हो, यानी उसका जो रिपोर्टिंग है ना वो तुमको अलग से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। मतलब उसमें तुम प्लीज ये कॉमन आंसर मत लगा करके आना। एसआरएस 4400 का तुमको रिपोर्टिंग याद रखना पड़ेगा। अब वो रिपोर्टिंग अगेन मेरे रिवीजन लेक्चर से तुम देख सकते हो, जो उसका रिपोर्टिंग का फॉर्मेट है, इधर मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, सेपरेट आंसर है वो। सिंपल है, सिंपल है। रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स, उसका प्लीज तुमको याद रखना पड़ेगा। उसके जो टाइटल एड्रेस वाला जो है ना वो याद रखना पड़ेगा। यार चलो यार, चलो छोड़ो, उधर मत देखो, मैं तुमको इधर बता देता हूँ तुमको स्पेसिफिकली कौन से पॉइंट्स देखने। मैं तुमको मेरे क्वेश्चन चार्ट से बता देता हूँ तुमको स्पेसिफिकली कैसा उसका क्वेश्चन आएगा। भाई तुम्हारे लिए क्यों मेहनत कर रहा हूं मैं, चलो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तुमको बता ही दूं ना, लगे हाथों। देखो सर, एसआरएस का मैं तुमको बताऊं, अगर मेरा क्वेश्चन चार्ट्स जो कि फ्री में अवेलेबल है अगेन मेरे टेलीग्राम पे, देखो ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा। देखो ये पूरा एसआरएस की बात है। कंपनी आस्क्स यू टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ कंफर्मेशन ऑफ डेटर्स, यानी मैंने बोला डेटर की बात चल रही है, लेकिन क्या अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन से कीवर्ड्स होंगे क्वेश्चन में, तो मैंने बोला था एसए 805 के साथ कंफ्यूज मत करना। वहां पे स्पेसिफिकली ऑडिट शब्द का प्रयोग होगा, यहाँ पे तुमको कंपनी के लिए काम करना है। हाँ, दोनों में काम खाली डेटर के लिए करना है। मैंने बोलता ना एसए 805 और एसआरएस 4400, उसको कंफ्यूज मत करना। हाँ देखो बस वही है, पहले इन लोगों ने बात कर दी एसआरएस 4400 का बेसिक आइडिया दिया, फिर बोला रिपोर्ट में कौन से पॉइंट्स तुमको डालने हैं। ठीक है, व्हाट पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड फॉर इंक्लूजन इन रिपोर्ट, या तो फिर व्हाट प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन सो दैट रीडर्स ऑफ रिपोर्ट डू नॉट मिसअंडरस्टैंड इट्स स्कोप, यानी ये लोग रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो चार मैंने रिपोर्टिंग के पॉइंट डाल दिए, तो ये तुमको स्पेसिफिकली करने पड़ेंगे। सिंपल है, हाँ ये तुमको स्पेसिफिकली करने पड़ेंगे, इसका तुम ध्यान रखना। ठीक है, हाँ अगेन अभी मैं वो तो मेरे रिवीजन लेक्चर में से देख सकते हो, अभी मैं उसके डीप में नहीं जा रहा हूं। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। सिंपल है क्या? हाँ सर सिंपल है, सर सिंपल है। उसके बाद देखना पड़े ध्यान से, एसआरई 2400 उसका एक क्वेश्चन बनता है लिमिटेशंस। क्वेश्चन में क्या बोला होगा कि जो तुम्हारी रिपोर्ट होती है ना उसमें होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट्स लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस पैराग्राफ में क्या तीन चीज आएगी, ये देखो ये तीन चीज आएगी, ये तुमको अलग से याद रखनी पड़ेगी कि ये क्या होता है ना, ये एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। पहली बात तो जो रिव्यू तुम पढ़ते हो वो लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। प्रोसीजर्स वहां पे क्या यूज होते हैं, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स आर सब्सटेंशियली लेस देन ऑडिट, और यहाँ पे हम कोई ओपिनियन नहीं देते। ये तीन पॉइंट्स तुमको अलग से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका अलग से क्वेश्चन बना चुका है आईसीआई, तो उसमें भी तुम ये स्पेसिफिक वाले नहीं लिख, मतलब उसमें भी तुम ये जनरल वाले पॉइंट्स नहीं लिख सकते, ये स्पेसिफिक लिखने पड़ेंगे। तो ये दो क्वेश्चन मैंने तुमको दिखाए, आसान से हैं। ये एसआरएस वाले में तुमको 4 पॉइंट दिखेंगे, इसमें 3 पॉइंट दिखेंगे, बस इतना तुमको अलग से करना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ बाकी दो आते हैं लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन भाई इसका भी स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है। एसएई 3420 अगर तुम देखोगे तो उसका जब तुम रिपोर्टिंग वाला पार्ट देखोगे ना, रिपोर्टिंग वाला आंसर, तो उसमें प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है उसका अलग से तुमको क्वेश्चन बन सकता है। तो उसमें तुमको 3 चीज लिखनी है। अगेन टेक्निकलिटीज डिस्कस नहीं कर रहा, अपने रिवीजन लेक्चर में कवर्ड है रिपोर्टिंग वाली पूरी चीजें। और एसएई 3402 जब तुम पढ़ते हो तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका भी एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें डिस्क्रिप्शन के 2 पॉइंट है। देखो डिस्क्रिप्शन और कंट्रोल के 2 पॉइंट है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन सर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है ना, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को अच्छे से करना, उसके बाद ये दोनों को करना है, ये दोनों लेस इंपॉर्टेंट है। एसएई 3420 वाला और एसएई 3402 वाला, समझ गए? ये 4 मैंने तुमको स्पेसिफिक आंसर बताए कि उसमें तुम ये जनरल वाले मत लिख के आना। लेकिन मान लो तुमको एग्जाम में याद नहीं आ रहे ये वाले 4, तो क्या छोड़ दोगे क्या? भाई नहीं नहीं नहीं, ये जनरल वाले तो कर लो, कुछ भी ना आए तो जनरल वाले तो चिपका करके आ ही जाने हैं अपने को। जनरल वाले तो लिखना ही है, लेकिन भाई हो सके तो ये 4 को अलग से याद कर लेना। उसमें भी पहले 2 मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हैं। मेहनत खतरनाक की, तो लाइक नहीं किया है ना तो देख लेना, सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना, यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70% इन सीए फाइनल ऑडिट।
फन मेमोरी ट्रिक्स के द्वारा सारे के सारे एसए, एसआरएस, एसआरई, एसएई के नाम अगर तुम्हारे भाई ने याद नहीं करा दिए ना, तो उसका नाम भी सीए शंकर लखवानी नहीं। दिन रात मेहनत करी तुम लोगों के लिए और ये शीट बनाइए सर, चीट शीट। सुनो सुनो सुनो, एसए का नाम, नंबर और डील्स विथ, खाली तुमने इतना लिखा ना तो 1 मार्क तुमको फ्री में मिल जाएगा। ये है मेरी बोनस टिप। पहले तो चालू करूं मैं फन मेमोरी ट्रिक्स, उसके पहले बोनस टिप सुन लो। मान लो ऐसे 240 का क्वेश्चन आया, तुम लोगों को पता ही नहीं है, सब पे अप्लाई होगा, ऐसे एसआरएस, एसआरई, एसएई, तुमको पता ही नहीं है कि ऐसे 240 के आंसर में लिखना क्या है, तुमने छोड़ दिया ऐसे 240। तुमको करना क्या है पता है, ऐसे 240 का नाम, नंबर और डील्स विथ वाली लाइन लिखोगे, फ्री फंड का 1 नंबर। ये कैसे लिखोगे, ऐसे 240 का नाम क्या है, ऐसे 240 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लिख दिया नाम नंबर। डील्स विथ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी तुम लोगों ने रत्ती भर भी मेहनत नहीं करनी, जो तुम्हारा एसए का नाम है ना उसको ही तुमको एक्सपांड कर करके लिख देना है। समझ गए क्या? और तुमको फ्री फंड का 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसे 220 का क्वेश्चन है, तुमको ब्लैंक होगा एग्जाम में। ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बात हो गई खत्म। भाई तुम लोगों को क्वेश्चन का आंसर आता हो या क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो, ये चीज तुमको पक्का पक्का करके आनी है और तुम्हारे 1 मार्क तो एंश्योर हो ही जाएगा। और ये जो छोटे छोटे 1 मार्क होंगे ना भाई, तुम्हारे 40 मार्क्स 60 मार्क्स बनाएंगे और तुमको सीए बनाएंगे। ठीक है, अभी तुमको इसकी अहमियत समझ में नहीं आएगी। तो ठीक है, कोई भी आंसर अपने को ब्लैंक नहीं छोड़ के आना, ये ट्रिक तो आपको यूज कर ही देनी है, चाहे आपको आंसर आता हो कि नहीं आता हो। अब बेस्ट तरीके से तुमको तुम्हारे मुंह पे नाम याद करवा दूंगा, तुम अपने दोस्तों को सिखाने लगोगे बेस्ट तरीके से। भाई फन मेमोरी ट्रिक्स है, ऐसे एसआरएस, एसआरई, एसआई का नाम याद करने की। लाइक जरूर करना भाई, दिन रात मेहनत करिए इसके लिए और सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो सर, ऐसे 200 को पता है बहुत सारे लोग इंटर टाइम से ही प्यार से क्या बोलते आ रहे हैं, उय्या कासा। समझ रहे हो, उय्या कासा यानी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, यानी डबल ओ कहां से आया, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से। आईए बोले तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर से। अच्छा सर, और एक कासा कहां से आया सर, कासा मैंने बोला देखो कंडक्ट का सी उठाया, सब अंडरलाइन कर रखा है, ये टेलीग्राम चैनल पे तुमको शीट उठा करके दे दूंगा। ऑडिट का ए लिया है, स्टैंडर्ड्स का एस लिया है, ऑडिटिंग का ए लिया है, ये है उय्या कासा। और जब तुम ऐसे 200 लिखोगे ना, तो 200 में देखो जो 2 0 आ रहे हैं वो ओओ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उय्या कासा के ओओ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बराबर बराबर सर, मजा आ गया। एसए 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स। सर एंगेजमेंट करने की सही उम्र पता है क्या होती है, 21 साल। समझ गए क्या, 21 की एज में एंगेजमेंट करो। 210 में क्या आता है, 21, और इधर क्या है, एंगेजमेंट। सिंपल है, सिंपल है। SQC1 क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है, ऐसे 220 भी क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है। सर दोनों को याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल है। SQC1 का अगर तुमको फुल फॉर्म पता हो, इट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। अरे Q स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, तो वो तो तुमको आसानी से याद हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, तुमको पता है SQC1 और ऐसे 220 में फर्क क्या है। SQC1 सबको लगता है, चाहे बात ऑडिट की चले SQC1 लगेगा, रिव्यू में भी SQC1 लगेगा, एश्योरेंस में भी SQC1 लगेगा, रिलेटेड सर्विस में भी SQC1 लगेगा, लेकिन ऐसे 220 खाली ऑडिट को ही लगता है क्योंकि वो ऐसे है। सिंपल है, सिंपल है। अच्छा ये तो याद हो गया सर, Q से निकला क्वालिटी। सर हाउ टू रिमेंबर ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल। मैंने बोला देखो क्वालिटी इतनी अच्छी है कि 2 और 2 मैच हो गए। देखो 2 और 3 होता, 2 और 4 होता तो क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, लेकिन 2 और 2 है, जोड़ी बन गई बात, जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी, तो ये क्या हो गया सर, क्वालिटी। सिंपल है, सिंपल है। ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे याद करें, जैसे पता है अपने मैजिक चार्ट्स खाली 190 पेजेस के हैं, क्वेश्चन चार्ट्स खाली 120 पेजेस के हैं, तो मैंने बोला डॉक्यूमेंट खाली 230 पेजेस की है। मजा आ गया सर, कम पेजेस में डॉक्यूमेंट खत्म कर दिया अपन ने। तो डॉक्यूमेंट कितनी है, खाली 230 पेजेस की है। याद हो गया, याद हो गया। ऐसे 240 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन, यानी तुमने यहां पे फ्रॉड किया। फ्रॉड कैसे किया तुमने, 1 2 का 4 किया, समझ रहे हो, 2 का तुमने 4 कर दिया। भाई जरूर तुमने फ्रॉड किया है, ऐसे याद रखना है, 1 2 का 4 यानी हाँ गड़बड़ की बेटा, तो क्या किया, ये फ्रॉड किया। सिंपल है, सिंपल है। ऐसे 240, सॉरी ये था ऐसे 240। अब ऐसे 250 बात करता है लॉस की। लॉ लॉ लॉ, मैंने बोला देखो लॉयर को मैंने 250 रुपीज दिए, लॉयर को मैंने दिए 250 रुपीज सर, लॉयर को मैंने दिए 250 रुपीज। सिंपल है, सिंपल है सर, लॉयर आता है इसमें 250 रुपीज दिए, ठीक है। ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद TCWG, 265 भी वही बोलता है, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG एंड मैनेजमेंट। यानी तुम देखोगे तो दोनों के दोनों बात करते हैं अबाउट TCWG। 260 कैसे याद रखोगे, बड़े ध्यान से देखना। 260 में पहला आता है 2,
तो यहां पे दो पार्टी कौन है, ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी, क्योंकि ऑडिटर ही टीसीडब्ल्यूजी के साथ बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है। 60 बातें कर रहा है, 65 डेफिशिएंसीज पकड़ रहा है। 60 बातें कर रहा है, 65 डेफिशिएंसीज पकड़ रहा है, यानी कि हमारा जो ऑडिटर है वो 60 बातें कर रहा है। ठीक है, हाँ 260। टीसीडब्ल्यूजी के साथ वो 60 बातें कर रहे हैं, 60 टाइप्स की, 60 प्रकार की 60 टाइप्स की बातें कर रहा है। और 65 क्या मिली है उसको, डेफिशिएंसीज मिली है इंटरनल कंट्रोल में। सिंपल है, दोनों के दोनों बात कर रहे हैं टीसीडब्ल्यूजी को लेकर के। ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट में क्या होता है, बेसिकली दो ऑडिटर साथ में मिलकर काम करते हैं, राम और श्याम, सीता और गीता। तो भाई ये 9 और 9, यहां पे दो जॉइंट ऑडिटर का नाम क्या है, 9 और 9, दोनों भाई भाई है। जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, वैसे 9 और 9। सिंपल है, हाँ ये दोनों कौन है, जॉइंट ऑडिटर। तो 299 जॉइंट ऑडिटर। अब 300 में मैं तुमको एक पैटर्न बताऊंगा, एक फ्लो बताऊंगा, जिसमें तुमको एकदम आसानी से बैठ जाएगा। भी पसंद आ रहा हो सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक करना वीडियो को। 315, 320, 330, देखना बहुत मजा आएगा तुमको। एक फ्लो तुम्हारे दिमाग में बिठाता है तुम्हारा ये भाई, 300, 315, 320, 330। ठीक है, ठीक है। एक फ्लो याद करोगे, प्लानिंग की, रिस्क को आइडेंटिफाई किया, मटीरियलिटी डिटरमाइन करी और रिस्क को रिस्पॉन्ड किया। अगर तुमको पता हो ना तो इंटर टाइम से ही तुम एक बात पढ़ते आ रहे हो, 315 को 330 के साथ याद करो, यानी 315 330 दोनों एक लाइंस में चलेंगे। 315 में मैं रिस्क पकड़ूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, 330 में मैं उस रिस्क को रिस्पॉन्ड करूंगा। तो ये दोनों तो तुम लोग आसानी से कर सकते हो, 315 और 330। 315 इज नथिंग बट आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, यानी तुमने यहाँ पे रिस्क को आइडेंटिफाई किया, पकड़ा। 330 में तुमने क्या किया, उसी रिस्क को रिस्पॉन्ड किया, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क्स। ये तो याद हो गया सब, मजा आ गया। 315 330 की रब ने बना दी जोड़ी। 300 भाई देखना, ये बात करता है प्लानिंग के बारे में। तुम जब प्लान करते हो तो तुम बड़े बड़े प्लान करते हो, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसा होता है, जीरो। समझ रहे हो, हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग तो प्लान ही अच्छे से नहीं करते, यानी प्लान में ही जीरो होते हैं। बहुत सारे लोग क्या आते हैं ना, उनकी प्लानिंग ही अच्छी नहीं होती, यानी प्लानिंग में तुम क्या हो, एक नंबर के जीरो हो, अंडा हो अंडा। तो देखो डबल जीरो आ गया। प्लानिंग कैसी है तुम्हारी, एकदम वाहियात प्लानिंग है, डबल जीरो। देखो 300 डबल जीरो, यानी तुम्हारी प्लानिंग कैसी, एकदम जीरो जीरो, वाहियात प्लानिंग है। 300 में क्या करते हो तुम, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्लानिंग ही कैसी है, वाहियात प्लानिंग है। ठीक है, डबल जीरो यानी बहुत वाहियात, डबल जीरो। फिर सर 320 मटीरियलिटी आपने बोला, एक फ्लो में याद रखेंगे, प्लान बनाया, रिस्क आइडेंटिफाई करी, मटीरियलिटी नक्की करी और रिस्क को रिस्पॉन्ड किया। सर मटीरियलिटी को याद करने के लिए ट्रिक बता दो ना। 320 मटीरियलिटी, टीटी देखो सर, टीटी ऐसे 320 टी पे एंड हुआ, मटीरियलिटी टी, समझ रहे हो, हाँ दोनों के दोनों किस पे एंड हो रहे, टी पे एंड हो रहे। 320 मटीरियलिटी, समझ गए भाई साहब, समझ गए सर। चलो सर 402 और 450 पे आता हूं। 402 बहुत सिंपल है सर, ये बात करता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की। 402 एसओ, 402 एसओ, राइमिंग जमाओ, 402 एसओ। 402 टॉक्स अबाउट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट एसओ। अगर तुमको पता हो तो एसए 402 एंड एसए 3402 दोनों के दोनों सेम लाइंस पे ही चलते हैं। एसए 402 बात करता है यूजर ऑडिटर के बारे में और एसए 3402 टॉक्स अबाउट सर्विस ऑडिटर। बाकी कंसेप्ट दोनों में सेम है। तो वापस से जब मैं तुमको ऐसे ही 3402 का टेक्निक पढ़ाऊंगा तो वापस से तुमको इधर लेकर के आऊंगा। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर आता है ऐसे 450। यहां पे तुम क्या करते हो, मिस स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट करते हो। तो इसका नाम कैसे याद रखना है, देखो सर 4-5 मिस स्टेटमेंट निकली। अरे मैं ऑडिट करने गया तो 4-5 मिस स्टेटमेंट निकली। सिंपल है, सिंपल है। सर 4-5 मिस स्टेटमेंट निकली, कोरिलेशन समझ में नहीं आ रहा। अरे देखो ये रहा 4 और 5, ऐसे 450 में क्या आता है 4 और 5, तो 4-5 क्या निकली, गलतियां निकली, मिस स्टेटमेंट निकली। सिंपल है, सिंपल है। ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, ठीक है, ठीक है। चलो सर ऐसे 500 में मेरे को कुछ सबूत मिले, कुछ बिल मिले। बिल क्या होता है, ऑडिट एविडेंस, मैंने तुमको बताया था। हाँ 501, यानी मैं बोलूं 500 में तुमने +1 ऐड कर दिया। हाँ तुमने अगर नंबर में कुछ ऐड किया है तो नाम में भी कुछ जरूर ऐड किया होगा। हाँ क्या ऐड किया, ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिट एविडेंस ही है। एक और चीज ऐड कर देनी है, स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, यानी तुम ट्रिक को समझे। 500 ऑडिट एविडेंस, इसमें +1 करके तुम क्या ले आए 501, तो इसमें भी तुमको कुछ प्लस करना पड़ेगा, नाम में भी प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस किया, स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। सिंपल है, सिंपल है। ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशंस, कैसे याद करोगे, 5 ने लिया 5 से कंफर्मेशन।
सिंपल है 505, फाइ ने लिया 5 से कंफर्मेशन। सिंपल है, सिंपल है भाई, बहुत मेहनत करके ट्रिक्स बनाई है तो लाइक जरूर करना वीडियो को। 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेस कैसे याद रखोगे? मैं किसी दुकान की ओपनिंग पे गया, किसी शोरूम की ओपनिंग पे गया और मैंने उनको 51 रुपीज का शगुन दिया। क्या दिया? देखो बाजू में लिख भी रखा है मैंने, ताकि तुम लोग टेलीग्राम से शीट डाउनलोड करके अपने उसमें नोट कर पाओ, ठीक है। हाँ, ओपनिंग पे मैं गया, मैंने 51 रुपीज का क्या दिया ना सर? शगुन दिया। समझ गए, समझ गए। ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स बड़े ध्यान से देखना। पता है अपने 5 सेंसेस होते हैं, अपन ने बचपन में सीखा था, टेस्ट, टच, स्मेल, ऐसे करके 5 सेंसेस होते हैं। तो मैंने मेरे 5 सेंसेस को यूज किया टू यानी टू एनालाइज यानी देखो एनालाइज करने के लिए मैंने 5 सेंसेस को यूज किया। तो 5 सेंसेस को यूज किया टू एनालाइज यानी एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सिंपल है, सिंपल है। मैंने मेरे 5 सेंसेस को यूज किया टू एनालाइज एनालिटिकल प्रोसीजर्स करने के लिए। एनालाइज मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालाइज से क्या याद आएगा तुमको? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। मजा आ गया? हाँ सर मजा आ रहा है, सर मजा आ रहा है, तो सबके साथ शेयर जरूर करना है इसको। 530 बोले तो ऑडिट सैंपलिंग। सर 30 पॉपुलेशन थी, उसमें से मैंने एक सैंपल उठाया, ये हो गया मेरा 530 ऑडिट सैंपलिंग। 30 थी पॉपुलेशन में, 30 बिल थे, उसमें से आई सिलेक्टेड 1 बिल। क्यों सर? क्योंकि सैंपलिंग यूज कर रहा था मैं। सिंपल है, सिंपल है। 540 देखना क्या बोला है मैंने यहां पे बाजू में, F for 40, F for fair, F for 40, F for fair, यानी F for 40 और F for fair, fair वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की यहां पे बात चलती है। बेसिकली यहां पे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात चलती है इस पर्टिकुलर एसे में। सिंपल है, सिंपल है। F for 40, F for fair। मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज कैसे याद रखोगे? 5 और 5 रिलेटेड हैं, 5 और 5 रिलेटेड हैं। सिंपल है, सिंपल है, रिश्तेदार है दोनों 5 और 5। ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। सर ये कैसे याद रखेंगे? 5 का सब्सिक्वेंट नंबर कौन सा होता है? 6। तो भाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स का क्या नंबर है? ऐसे 560। जैसा नाम वैसा नंबर। नाम क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट्स, यानी एक के बाद आने वाला दूसरा इवेंट। 5 के बाद क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। मजा आ गया सर। 570 गोइंग कंसर्न। सर ये तो बहुत हार्ड है, कैसे याद रखें? भाई गोइंग कंसर्न का मतलब क्या? धंधा जो है ना, धंधा हफ्ते में 7 दिन काम करना चाहिए। तो इधर देखो 7 आ गया। जो मेरा बिजनेस है ना, हफ्ते में, वीक में कितने दिन होते हैं? एक वीक में 7 डेज होते, तो 7 दिन मेरा धंधा चलना चाहिए। गोइंग कंसर्न यार, मेरा धंधा चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए, कभी बंद ना हो। सिंपल है, सिंपल। 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सर ये कैसे याद रखें? 580 जो है ना, वो 500 सीरीज का लास्ट एसे है। लास्ट एसे, सब हो गया, सब काम धंधा हो गया, ऑडिट खत्म हो गया, एंड में मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लूंगा। यानी एकदम एंड में ये चीज होती है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या याद रखोगे? एकदम एंड में होती है, इसलिए एकदम एंड वाला एसे है 580। जो एसे है वो 500 सीरीज का लास्ट एसे है। सिंपल है, एंड में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लूंगा। 600, 610, 620। देखो सर 600 में है ये डबल ओ यानी डबल जीरो। डबल जीरो से क्या आ जाएगा? अदर ऑडिटर। ओ अदर ऑडिटर, ठीक है। हाँ ये डबल जीरो है, डबल जीरो स्टैंड्स फॉर ओ अनदर ऑडिटर। फिर देखो 610, जब तुम 1 बनाते हो तो एक आई का एलिमेंट आता है, आई का। तो मैंने बोला आई फॉर इंटरनल ऑडिटर। 1 बनाते वक्त एक आई दिखेगा तुमको, तो आई फॉर इंटरनल ऑडिटर। मस्त है, मस्त है। और फिर 620 आता है एक्सपर्ट। तो भाई तुम याद रख लेना, 600 में अदर ऑडिटर, 610 में मैं किसका काम यूज करता हूं? ऑडिटर किसका काम यूज करता है? इंटरनल ऑडिटर का। 620 में ऑडिटर यूज करता है एक्सपर्ट का काम, एक्सपर्ट का काम। सिंपल है, सिंपल है। 600, 610, 620, तो ये मस्त हो गया। डबल ओ से याद आया अनदर ऑडिटर, 10 से याद है इंटरनल ऑडिटर और फिर एक्सपर्ट। सर मजा आएगा देखना। 700 की सीरीज है ना, हमेशा रिपोर्टिंग के बारे में बात करती है। यानी कि अब सारा खेलाकूदी हो गया है, अब ये जो हमारी सीरीज है एकदम एंड पे आ रही है। 700 की सीरीज में तुमने ऊपर सारा खेलाकूदी कर लिया, 200, 300, 400, 500, 600 सीरीज में। अब तुम एंड में क्या बनाओगे? रिपोर्टिंग बनाओगे 700 सीरीज में। 701 में पता है क्या करोगे तुम लोग? 1 यानी कि जरूरी बातें, काम की बातें। कैम में क्या आती है? काम की बातें आती है, और काम की बात हमेशा 1 नंबर पे रहती है, इसलिए 701। 701 तुम समझ रहे हो? कैम में जो बातें आती है वो काम की बातें होती है, और काम की बातें कभी भी 2 नंबर की नहीं होती है, 1 नंबर की होती है, इसलिए ऐसे 701। ऐसे 705 और 706 का एक ग्रुप बनाते चलना। क्यों? अगर तुम लोगों ने सच की ऑडिट रिपोर्ट देखी होगी कंपनी की, तो पहले होता है बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, उसके बाद आता है ईओएम पैराग्राफ, ओम पैराग्राफ। समझे? तो भाई जैसे ऑडिट रिपोर्ट में होता है ना, असली की ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है? पहले होता है बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, उसके बाद होता है ईओएम ओम पैराग्राफ।
सिमिलरली यहां पे पहले जो ऐसे 705 होगा वो ओपिनियन का होगा, मतलब मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन का होगा। उसके बाद 706 होगा रिगार्डिंग ईओएम एंड ओम पेरा। 710 बात करता है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में। मेरी मम्मी पापा पता है क्या करते हैं, मेरा 10 जनों से कंपैरिजन करते हैं। अरे वो देख शर्मा जी का बेटा कहां पहुंच गया, तू अभी तक यहाँ पे। अरे वो देख वर्मा जी का बेटा कहां पहुंच गया, तू अभी तक यहाँ है। तो भाई जैसे वो लोग 10 जनों से कंपेयर करते हैं, वैसे यहां पे भी 710 में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की बात आएगी। 10 जनों से कंपेयर किया, समझ रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको 10 जनों से कंपेयर करते हैं, तो मैंने बोला 10 जनों से कंपेयर किया, 710 कंपैरिजन, सिंपल है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। 720, अब मैंने बोला भाई ये लास्ट ऐसे है, 700 सीरीज का लास्ट ऐसे है, एकदम 700 सीरीज अब खत्म हो चुकी है। तो पता है लास्ट में हमेशा क्या आती है, अदर्स जो चीजें होती है ना, मिसलेनियस चीजें, वो लास्ट में आती है। फालतू की चीजें, अदर्स वाली चीजें, ठीक है, वो लास्ट में आती है। तो यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन के बारे में बात होगी। मेन चीजें ऊपर आती है, लास्ट में अदर्स वाली चीजें आती है। सिंपल है, सिंपल है। सर 800, 805, 810 कैसे याद करोगे पता है? ऐसे 800, 805, 810 स्पेशल सिंगल समरी, स्पेशल सिंगल समरी, स्पेशल सिंगल समरी, याद करो, स्पेशल सिंगल समरी, स्पेशल सिंगल समरी, कुछ नहीं है सर। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं, ऐसे 800 सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फिर ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्पेशल सिंगल समरी, स्पेशल सिंगल समरी। कितना मस्त है, मस्त है सर। 4400 और भाई ये ऐसे की सीरीज का खत्म हो गया भाई, अब अदर स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। तो भाई अभी तक हो लाइक करो जरूर। चलो सर 4400, 4410 देखो सर, एसआरएस मतलब सरस, गुजराती में सरस मतलब अच्छा। तो सरस तरीके से एग्री करना है, कंपाइल करना है। अच्छा, सरस मतलब अच्छा, सरस तरीके से एग्री करना है, कंपाइल करना है, सरस तरीके से एग्री करना है, कंपाइल करना है। तो 4400 में मैं क्या करूंगा, एग्री करूंगा, और 4410 में मैं क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा। सरस तरीके से, वाह जी वाह, मजा आ गया। सरस तरीके से एग्री करना है, कंपाइल करना है, एग्रीड और कंपाइल, मजा आ गया, मजा आ गया। एसआरएस सीरीज भी होती है खत्म। एसआरई 2400, 2410 दोनों बात करते हैं रिव्यू के बारे में, वो तो पूरा जहान जानता है, नाम ही है उसका स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन पहले पूरा रिव्यू होगा, फिर आधा रिव्यू होगा, यानी यहां पे पूरा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का। लेकिन यहां पे खाली इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, क्वार्टरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, मंथली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या होता है, रिव्यू होता है। पूरा आधा, पूरा आधा, पूरा आधा, पूरा आधा, साथ निभाना, पूरा आधा। सिंपल है 2400, 2410। एंड में आता है SAE 3400, 3402 और 3420। सर 3400 तुमको पता है तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करता है, जो कि पता है कब काम आती है, जब तुम लोन लेने जाते हो। तो कैसे याद रखना है, साईं मुझे 3400 का लोन दे, साईं मुझे 3400 का लोन दे। साईं मतलब स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, 3400 यानी कि इसका नाम है साईं 3400, और लोन, लोन से क्या याद आएगा तुमको, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सिंपल है, सिंपल है। 3400 से क्या याद आएगा, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तुमको याद आ जाएगा, क्योंकि लोन और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एक जुगलबंदी बनते चलती है। तो जैसे तुम लोन देखोगे तुमको याद आएगा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि लोन के लिए चाहिए रहता है वो। क्लियर है, साईं मुझे 3400 का लोन दे। 3402 मैंने तुमको बताया था, 402 SO मैंने बोला था सेम टेक्निक रहेगी उधर, क्योंकि दोनों के दोनों बात करते हैं, ऐसे 402 ऐसे 3402 सेम कंसेप्ट पे चलते हैं। और एंड में आता है SAE 3420। 20 रुपए दोगे तो रास की बात बताऊंगा ना जी ना, 20 रुपए दोगे तो परफॉर्मा बताऊंगा, 20 रुपए दोगे तो परफॉर्मा बताऊंगा, 20 रुपए दोगे तो क्या बताऊंगा, परफॉर्मा बताऊंगा। तो 3420 यानी 20 रुपए दोगे तो परफॉर्मा बताऊंगा। सिंपल है भाई, लाइक करो, सारे दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करो। यस, आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन CA फाइनल ऑडिट। चलो सर फर्स्ट और हाँ, ये देखो बोनस टिप मैं तुमको देता हूँ ब्लैंक इन एग्जाम। मैंने बोला जो क्वेश्चन है ना, इंटरनल कंट्रोल तुमको पूछता है, तुमको ऑडिट प्रोसीजर्स पूछता है, तुमको ऑडिट अप्रोच पूछता है, तो तुमको अगर कुछ भी ना आता हो ना, तो मेहरबानी करके ये आंसर लिख दोगे ना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। खाली ये आंसर लिख करके आ जाना। तुमको अगर इच्छा हो ना मेरे को बैंक ऑडिट छोड़ना है, जो कि मैं तुमको रिकमेंड नहीं करूंगा, कोई चैप्टर तुमको नहीं छोड़ना है, तो भी थोड़ी थोड़ी इच्छा हो जाए तो प्लीज ये आंसर तो करके जाना। लेकिन जो स्पेसिफिक आंसर अपन ने देखे ना, मान लो NPA का आंसर स्पेसिफिक था, उसमें तुम ये नहीं चिपका सकते। मान लो गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस, वो एक स्पेसिफिक आंसर था, उसमें ये नहीं चिपका सकते। एग्रीकल्चरल एडवांसेस स्पेसिफिक था, ये नहीं चिपका सकते। लेकिन तो पता है मैंने इंटरनल कंट्रोल देखे थे, जनरल का देख लिया, कैश का देख लिया, क्लियरिंग्स का देख लिया, लोन्स एंड एडवांसेस का देख लिया, डिमांड ड्राफ्ट का देख लिया, इंटरब्रांच अकाउंट का देख लिया, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस का देख लिया, फिर बाद में कंटिंजेंट लायबिलिटी देखा, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट, फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शंस, फिर वेरीफाई बैलेंस विद RBI, जिसमें मोर देन 15 दिन वाली लिमिट देखी थी, वेरीफाई बैलेंस विद अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। सर इतने सारे तुमको याद नहीं करने, तो खाली इतने तो याद कर ही लेना। जो मैं तुमको बता रहा हूं ना, अलग अलग पॉइंट बनेंगे सबके। ऑडिटर विल वेरीफाई अमाउंट,
ऑडिटर विल वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स, ऑडिटर विल वेरीफाई कंप्लायंस विद आरबीआई गाइडलाइंस, ऑडिटर विल वेरीफाई सिग्नेचर, ऑडिटर विल वेरीफाई पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर विल वेरीफाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? हाँ, ऑडिटर विल वेरीफाई इंटरनल कंट्रोल और ऑडिटर करेगा पीरियोडिकल इंस्पेक्शन। भाई मैंने तुमको 8-10 पॉइंट बना करके दे दिए, तुमको साला 4-5 तो याद आ ही जाएंगे ना सर, यानी स्पेसिफिक में से तुमने 2-3 भी याद कर लिया और ये याद कर लिया तो तुमको 2-3 मार्क्स तो पक्का पक्का मिल ही जाएंगे। सर ये भी याद नहीं आ रहा, ये भी याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो सेकंड ऑल्टरनेटिव तुमको क्या करना है ना, एसर्शन कोई वन लाइन एक्सप्लेनेशन में समझा के आ जाना है। पहले ट्राई करना कि भाई तुमको स्पेसिफिक आए, सेकंड प्रायोरिटी पे तुमको ये आए, ये भी याद नहीं आ रहा तो एसर्शन को खाली वन लाइन में एक्सप्लेन करके आ जाना। पीएनएल की आइटम होती है ना तो उसके एसर्शन क्या होते हैं, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ। बैलेंस शीट की आइटम होती है ना तो उसके क्या होते हैं, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। खाली इसको वन लाइन में एक्सप्लेन करके आ जाना। बैलेंस शीट का कोई आए, फिक्स एसेट का कोई क्वेश्चन आए, फिक्स एसेट को वेरीफाई करो तो मेरे को देखना है, राइट्स को मैं एक्सप्लेन करके आ जाऊंगा, राइट्स को मैं एक्सप्लेन करके आ जाऊंगा। चेक वेदर बैंक हैज राइट्स ओवर ऑल इट्स एसेट्स, चेक कि भाई जो ट्रांजैक्शन वो करेक्ट पीरियड में गया कि नहीं गया, यानी कि कट ऑफ को एक्सप्लेन करके आ जाऊंगा। ये जब अपन ये सब मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा, कब एक्सप्लेन करूंगा, जब अपन ऐसे 300 की सीरीज पढ़ेंगे। क्या तुमको बात समझ में आती है? क्या चेक करोगे सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए कि नहीं हुए, ऐसे कंप्लीटनेस मैंने चेक कर ली। क्या तुमको बात समझ में आती है कि बात समझ में नहीं आती? मेरे को फटाफट से बताओ। तुमको ड्राफ्टिंग भी सिखा देता हूँ कि ड्राफ्टिंग कैसे वगैरह तुमको करनी है, करके आनी एग्जाम में, बड़े ध्यान से देखना है ड्राफ्टिंग को। मैंने बोला देखो, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्या है ना सर, सबसे आसान है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, पहले वो बता देता हूं मैं तुमको। देखो सर, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में तुम क्या बोलोगे, ऑडिटर बोलेगा कि नो ओपिनियन एक्सप्रेस्ड, कॉमन सेंस है, ओपिनियन में दे ही नहीं पाया। स्टेट कर देना दैट ड्यू टू सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर एंड बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन। ये जो मामला है वो इतना सिग्निफिकेंट मामला है, जो मामला बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन में वो इतना सिग्निफिकेंट है कि भाई मेरे को तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं हुआ, यानी मेरे को कोई सबूत मिल ही नहीं पाया। वो मामला इतना सिग्निफिकेंट मामला था, इतना बड़ा मामला था जो कि बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन में था कि भाई मेरे को तो ऑडिट एविडेंस मिल ही नहीं पाया। और मैं यहां पे अमेंड कर दूंगा। ऐसे 700 में अपन एक चीज पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड, तो उसको मैं काट दूंगा और मैं लिखूंगा ऑडिटर वाज एंगेज्ड टू ऑडिट। यानी कि सर समझ में नहीं आया, मैंने बोला था जब मैं ऐसे 700 तुमको पढ़ा रहा था तो मैंने एक चीज बोली थी, स्टेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैज बीन ऑडिटेड। ये तुमको ओपिनियन पैरा में लिखनी होती थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने ऑडिट कर लिए, लेकिन क्योंकि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपने ऑडिट करे ही नहीं, क्योंकि आपको तो ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड। आपको अमेंड करना पड़ेगा, स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा कि ऑडिटर वाज एंगेज्ड टू ऑडिट। मैं ऑडिट करने गया था, मैं एंगेज्ड था, लेकिन मैं ऑडिट कर नहीं पाया। ये हो गया सर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। 7/7 तुमको इसकी ड्राफ्टिंग भी दिखाता हुआ चलता हूं। चलो 7/7 तुमको इसकी ड्राफ्टिंग भी मैं दिखाता हुआ चलता हूं मेरे जबरदस्त वाले क्वेश्चन चार्ट्स में से। देखो ये ड्राफ्टिंग इसकी, जैसे इसका एक एग्जांपल है, देखना। ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन SAAE ऑफ सिंगल एलिमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड एफएस। मैंने बोला भाई सिंगल एफएस में क्या है ना सर, मेरे को उसका ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, एक पर्टिकुलर सिंगल एफएस, यानी ऐसे तो ये परवेजिव नहीं है क्योंकि एक सिंगल एफएस की बात चलती है, लेकिन भाई ये जो सिंगल एफएस था ना, ये मतलब ये जो सिंगल एलिमेंट था ना, मैंने बोला देखो, मैंने क्या बोला था, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जब आपके पास नहीं होता, ठीक है, हाँ, मामला मटीरियल होता है और मामला परवेजिव होता है। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होता, मटेरियल होता है, परवेजिव होता है, तो वो किधर जाता है? मैंने बोला डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में जाता है। अब यहाँ पे मामला परवेजिव क्यों है ना, ऐसे तो सिंगल एलिमेंट की बात चल रही है तो मामला परवेजिव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सिंगल एलिमेंट 90% ऑफ नेट एसेट्स बन रहा है, तो मैंने बोला भाई वो मामला परवेजिव हो गया। तो टोटल नेट एसेट्स है उसमें से 90% तो ये सिंगल एलिमेंट का ही है, तो मैंने बोला मामला परवेजिव हो गया। ऐसे केस में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आने वाला है। सर कैसे इसका करेंगे? देखो एक होगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सबसे ज्यादा आसान है, फैक्ट्स ऑफ द केस लिख करके छुट्टा, खाली जो भी क्वेश्चन में बोला है वही फैक्ट्स ऑफ द केस चिपका करके आ जाना है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में आप क्या लिखोगे? वी डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। हम कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। Because of significance of matter and basis for a disclaimer of opinion, we have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence। यानी अभी जो मैं तुमको स्पेशल कंसिडरेशंस का क्वेश्चन करा के आया ना मैजिक चार्ट में से, बस वही। देखो से क्वालिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, बड़े ध्यान से देखना। क्वालिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग तुम कैसे करोगे? ऑडिटर स्टेट करेगा दैट एक्सेप्ट फॉर इफेक्ट ऑफ मैटर एंड बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। कैसे शुरुआत करेगा? एक्सेप्ट फॉर इफेक्ट ऑफ मैटर एंड बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर AFRF। समझ गए क्या? समझ गए। मैंने क्या बोला था, जब यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मान लो तुमको नहीं मिल रहे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो तुम क्या यूज करोगे फ्रेज? एक्सेप्ट फॉर पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मैटर। यानी नॉर्मली तो तुम क्या बोल रहे थे? एक्सेप्ट फॉर इफेक्ट ऑफ मैटर, लेकिन यहां पे तुम क्या बोलोगे? एक्सेप्ट फॉर
पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मैटर। क्यों सर? क्योंकि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो है ही नहीं ना मेरे हाथ में। जब कोई चीज है ही नहीं तो मैं बोल सकता हूं पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मैटर। ठीक है, इस केस में मेरे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है तो मैं बोलूंगा एक्सेप्ट फॉर इफेक्ट ऑफ मैटर। नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मैटर, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो सर दोनों केस क्यों? ये क्वालिफाइड ओपिनियन में दो केस आते हैं, एक में अपने को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलता है, एक में नहीं मिलता है। तो दोनों केस की ड्राफ्टिंग मैं तुमको सिखा रहा हूं। ठीक है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मेटल रिस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में तुम क्या बोलोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन ऑल मेटल रिस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब ऐसा क्यों होता है? अपन ने क्लास में सीखा था, अभी उसके डीप में ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो, भाड़ में गया। अभी लॉजिक वगैरह क्लास में अपन ने अच्छे से इसको सीखा था। सिमिलरली एडवर्स ओपिनियन होता है। चलो मैं पहले तुमको क्वालिफाइड ओपिनियन बता देता हूं। देखो क्या लिखा है, एक्सेप्ट फॉर इफेक्ट ऑफ मैटर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली। ये दो बातों को ध्यान में रख के चलना। एक्सेप्ट फॉर इफेक्ट ऑफ मैटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली। इसकी मैं तुमको ड्राफ्टिंग बता देता हूं सर। लॉजिक वॉजिक अभी भाड़ में गया, अभी उसको समझने की कोशिश मत करना, क्लास में अपन लोगों ने समझा था। क्या बोल रहा हूं देखो, एडवर्स ओपिनियन क्या बोल रहा हूं मैं, देखो सर। In our opinion and to the best of our information and explanation given to us due to सॉरी ये तो एडवर्स ओपिनियन है, क्वालिफाइड ओपिनियन की बात चल रही थी। देखो, इन आर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। यही मैंने बोला था, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर, यही मैंने तुमको बताया था। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मेटल रिस्पेक्ट्स एज पर एएफआरएफ, और वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, प्रॉफिट लॉस का, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन ये दो चीज तुम समझ के चले, दो कीवर्ड्स तुम पकड़ के चले, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मेटल रिस्पेक्ट्स। ये दो हो गए इसके कीवर्ड्स। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या करोगे? एज डिस्कस्ड इन नोट 6, कोई भी नोट नंबर लिख सकते हो, बीच में डाल दी तुमने फैक्ट्स ऑफ द केस। हाँ सर, और क्या बोलोगे? मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट डिस्क्लोज दिस मैटर। ये भी बेसिकली फैक्ट्स ऑफ द केस ही है। ये सारी चीज तुमको क्वेश्चन में दे रखी होगी। क्लियर है? ये हो गया मेरा क्वालिफाइड ओपिनियन। और एडवर्स ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन क्या होता है? एडवर्स ओपिनियन में क्या करूंगा मैं, देखना। ड्यू टू सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रेजेंट फेयरली एज पर एएफआरएफ, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के केस में और कंप्लायंस फ्रेमवर्क के केस में क्या बोलूंगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मेटल रिस्पेक्ट्स एज पर एएफआरएफ। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखते चलना, ड्यू टू सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर और एफएस डू नॉट प्रेजेंट फेयरली। ड्यू टू सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर्स, एफएस डू नॉट प्रेजेंट फेयरली। डी ड्यू टू सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, एफएस डू नॉट प्रेजेंट फेयरली। ठीक है, अगेन लॉजिक में नहीं पढ़ रहा हूं मैं, लॉजिक अपन ने सीखा था क्लास में, अभी भाड़ में गया। ठीक है, ड्यू टू सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर और एफएस डू नॉट प्रेजेंट फेयरली। देखो ये रहा, ये रहा। In our opinion and to the best of our information and explanation given to us due to significance of matter in basis for adverse opinion section। आ गया पहला डी। दूसरा, FS do not present fairly। ठीक है, हाँ सर वही तो है। बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में एज डिस्कस्ड इन नोट 6, नोट नंबर कोई भी लिख सकते हो, फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दे, सारे के सारे फैक्ट्स ऑफ द केस ही हैं। यानी मैं बोलूं, अगर तुम क्वालिफाइड ओपिनियन एडवर्स ओपिनियन को देखोगे तो वो सेम लाइंस पे चल रहे हैं। अपन ने स्पेशल कंसीडरेशंस वाली बातें लगाई, उसमें क्या था? एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ मैटर। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली, वो अपन ने पढ़ा स्पेशल कंसीडरेशन में। इधर क्या था? ड्यू टू सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर और एफएस डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, तो डीडी वाला अपन ने लगा दिया। बाकी तुम देख रहे हो सेम लाइंस पे चल रहा है। अगर तुम क्वालिफाइड ओपिनियन देखोगे, इन आर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आर नॉलेज, देखो एडवर्स में भी वही है, इन आर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन सेम है। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन एज डिस्कस्ड इन नोट 6, देखो बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन एज डिस्कस्ड इन नोट 6। सिंपल जा रहा है क्या? सिंपल जा। और अब आखिरी में आता है क्लीन ओपिनियन। क्लीन ओपिनियन कैसे बनाते हैं? वो तो सबसे ज्यादा आसान। ओपिनियन में क्या लिख दोगे? We have audited standalone financial statements of Delhi office branch। ठीक है, इसमें क्या है? बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ P&L है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, financial statement gives true and fair view। यानी क्या है ना, सब अच्छी अच्छी बातें लिखने की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट सब ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। और बेसिस फॉर ओपिनियन, मैंने तुमको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बेसिस फॉर ओपिनियन अपने को कैसे लिखना है। उसमें 4 बात आती है, याद है? मैंने तुमको बोला था डिस्क्लेमर के केस में ये 2 बातें मत लिखना। ठीक है, तो बस यही वाली अपने को 4 बात लिखनी है, इसको पैराग्राफ फॉर्मेट में जमा करके लिख देना है। कैसे? ऑडिट इज डन एज पर एसेज, रेफरेंस टू सेक्शन, स्टेट दैट ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट। खाली इसको क्या करना है ना, इसको ऐसे पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, कि पैराग्राफ में लिखना है। क्लियर है? क्लियर है। ऑडिट ऑफ एबीसी लिमिटेड हैज बीन कंडक्टेड एज पर एसेज। ठीक है, ठीक है। वी हैव रेफर्ड टू द सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हैविंग ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी। ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट इन दिस केस। ऑडिटर बिलीव्स ऑडिट एविडेंस टू बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। बस ऐसे उसको सलंग उसको लाइन में लिखते जाना है तुमको। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जल्दी से बता रहा हूं तुमको, एक मस्त बात बताऊं, तुमको ड्राफ्टिंग भी सिखाने वाला हूं मैं, की पता है कैसा?
अगर मान लो कैम नहीं है फिर भी कैम पैरा आएगा, मतलब कैम है ही नहीं फिर भी मैं ऑडिट रिपोर्ट में दिखाऊंगा कि कैम पैरा, मतलब कैम पैरा करके मैं ऑडिट रिपोर्ट में हेडिंग डालूंगा कि ये देखो की ऑडिट मैटर्स करके मैं ऑडिट रिपोर्ट में बताऊंगा, लेकिन उसमें मैं मेंशन कर दूंगा कि कैम है ही नहीं। समझ में नहीं आया सर? मेरे पास है ना कोई कैम है ही नहीं कम्युनिकेट करने को, तो क्या मैं वो कैम पैरा स्किप कर दूंगा कि ऑडिट रिपोर्ट से? नहीं सर, कैम पैरा डालूंगा ऑडिट रिपोर्ट में और अंदर पता है क्या बोलूंगा? खाली है। अंदर क्या बोलूंगा? अंदर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, देयर इज नो कैम। देखो मैं तुमको इसकी एक प्यारी सी ड्राफ्टिंग बता देता हूं। ICAI मॉड्यूल का ही एग्जांपल है। द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द प्रेजेंटेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट। अगर की ऑडिट मैटर्स नहीं है तो क्या तुम ये पैरा को स्किप कर दोगे क्या ऑडिट रिपोर्ट में से? यानी क्या तुम ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज दिखाओगे ही नहीं? मैं कहा नहीं सर ऐसा नहीं चलेगा, आपको हेडिंग मारनी पड़ेगी प्रॉपर की ऑडिट मैटर्स और अंदर दिखाना पड़ेगा वी हैव डिटरमाइंड दैट देयर आर नो अदर की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट। बोला गया है कि बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में और मुर्ग सेक्शन में, मुर्ग यानी मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न सेक्शन में, इन तीनों में कोई ना कोई कैम है। इन तीनों के कैम के अलावा और कोई भी कैम हमारे पास नहीं है। यानी अगर कोई भी कैम है ना तो हमने या तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में दिखाया है, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में दिखाया है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न सेक्शन में दिखाया है। बाकी इन तीनों के अलावा और कोई भी कैम नहीं है। सर यहाँ पे अगर तुमने एक चीज नोटिस करी होगी तो बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मैंने लिखा ही नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना अगर वो होता तो फिर कैम आता ही नहीं। ठीक है, धोनी होगा तो फिर कोहली नहीं होगा टीम में। गेटिंग माय पॉइंट। मैंने ड्राफ्टिंग भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो सर ईओएम ओम का ये मस्त एग्जांपल है। देखना सर ये वाला एग्जांपल है। ऑडिटर वांट्स टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन टू सम मैटर्स। ऑडिटर क्या करना चाहते हैं? यूजर का अटेंशन लाना चाहते हैं इन मामलों पे। और ओपिनियन नॉट मॉडिफाइड, तो क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में बोलो ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है तो कॉमन सेंस की बात है, ना तो क्वालिफाइड आएगा, ना एडवर्स आएगा, ना डिस्क्लेमर आएगा। तो भाई इधर किसका बात चल रहा है? ईओएम ओम वो लोग आपसे पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन में बोल दिया है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन की कोई बात नहीं चल रही है। केस नंबर 1 है कंपनी को रिज्यूम करनी थी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो कि सस्पेंड हो गई थी पहले कोविड में, मान लो सस्पेंड हो गई थी कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, अब रेज्यूम करनी है। मैंने बोला भाई क्वेश्चन में बोलेगा कि कुछ फिगर्स है, मान लो प्लांट एंड मशीनरी 5 करोड़ की है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 10 करोड़ का है। ठीक है, अब मैंने बोला क्योंकि ये फिगर्स दे रखे क्वेश्चन में, मैं बोल दूं मैं क्या इंप्लीकेशन निकालूं कि ये फिगर्स प्रेजेंटेड होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी घुसेली पड़ेली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो मैंने बोला था जो चीज प्रेजेंटेड डिस्क्लोज है उसके लिए क्या आएगा? ईओएम पर आएगा एज पर ऐसे 706। और दूसरा है कि 5 ब्रांच है। ठीक है, 5 ब्रांच, तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 5 ब्रांचेस आर ऑडिटेड बाय ब्रांच ऑडिटर। तो मैंने बोला था ओम पैरा में कैसी बातें आएंगी? मैंने प्रिंसिपल मैंने हेड ऑफिस को ऑडिट कर रखा है, मैं प्रिंसिपल ऑडिटर। ठीक है, वो किसका? ब्रांच का ऑडिटर, वो कंपोनेंट ऑडिटर है। तो मैंने बोला ये देखो ये चीज ओम पैरा में चली जाएगी। सर एक मस्त बात बताऊं, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ओम पैरा की तुम लोग ड्राफ्टिंग कैसे करने वाले हो? मैंने बोला ड्राफ्टिंग कभी भी करोगे तो तुम लोग कोई सा पॉइंट वाइज नहीं करनी है, पैराग्राफ वाइज करनी है। ये तो मैंने तुमको जानबूझ के दिखाया था कि तुमको याद रहे एग्जाम में। तो क्या करना है? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा तुम ऐसा लिखोगे, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट 10 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर तुम लिख दोगे फैक्ट्स ऑफ द केस जो भी तुमको क्वेश्चन में दे रखे हैं, और फिर बोलोगे आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस, तुम सेंटेंस के बाद सेंटेंस लिखोगे, कहीं भी तुमको गैप नहीं डालनी, कहीं भी तुमको सब पॉइंट नहीं दिखाने हैं। क्लियर है? हाँ, ड्राफ्टिंग हमेशा पैराग्राफ फॉर्मेट में होती है। अदर मैटर पैराग्राफ की कैसे करोगे? वी डिड नॉट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 5 ब्रांचेस इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। यानी आखिरी तुम देखोगे ना 2 पॉइंट, तो वो तो दोनों में सेम ही रह रहे हैं। इसका लॉजिक भी होता है कि ये चीज को लिखेंगे वो चीज को लिखेंगे, पर वो सब अपन क्लास में डिस्कस करते हैं, अभी छोड़ दो उसको। ये जो सेपरेट सेक्शन आता है ना जिसका नाम होता है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, ये मुर्ग वाला जो सेक्शन आता है, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है? क्वेश्चन में आ सकता है कि इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न की ड्राफ्टिंग कैसे होती है। तो एक सिंपल सी बात आपको बता दूं, ईओएम पैरा की ड्राफ्टिंग मैं तुमको सिखाऊंगा ऐसे 700 की सीरीज में, सेम ड्राफ्टिंग होती है इसकी मटेरियल अनसर्टेनिटी वाले की। ईओएम पैरा की भी जब शुरुआत होती है ना तो शुरुआत ऐसे होती है, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट 10 इन एफएस। क्लियर है? नोट नंबर कोई भी डाल सकते हो, विच इंडिकेट्स फैक्ट्स ऑफ द केस, जो भी क्वेश्चन में बोला हो ना कि भाई अनेबल टू पे क्रेडिटर्स या फिर अनेबल टू पे सैलरी, तुम समझ रहे हो, जो भी फैक्ट्स ऑफ द केस हो वो दिखा देने के। फिर क्या बोलना है? एज स्टेटेड इन नोट नंबर 11 मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न, और एंड में एक लाइन आएगी, आर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। चलो सर, अब मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं कि कारों के क्लॉज नंबर तुम लोगों को कैसे याद रखने हैं। यानी 5 में डिपॉजिट की बात है, 1 में फिक्स एसेट की बात है, 2nd में इन्वेंट्री की बात है, ये तुम लोग कैसे याद रखोगे। तो कारों के
क्लॉज को याद करने की दो टेक्निक्स होती है। एक होती है स्टोरी टेक्निक। स्टोरी टेक्निक में क्या होता है ना, मान लो शंकर करके एक लड़का है, वो एक दिन जंगल में जा रहा था, ऐसे करके पूरी की पूरी स्टोरी आएगी। तो 7 स्टेप पे कोई स्टोरी आएगी, उससे मैं ड्यूस को जोड़ दूंगा। 8 स्टेप पे कोई स्टोरी आएगी, उससे मैं आईटी को जोड़ दूंगा। तुम समझ रहे हो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन तुमको आया 10 स्टेप का, तो मेरे को पहले पूरे के पूरे 1 to 9 पॉइंट्स की स्टोरी याद करनी पड़ेगी। अच्छा ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, तो एग्जाम में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 12th क्लॉज में से, तुमको पूरे 11 क्लॉज पहले से दिमाग में याद रखने पड़ेंगे, तो वो सब फालतूगिरी में नहीं करने वाला। स्टोरी में ये दिक्कत आती है, तो स्टोरी के मैं खिलाफ हूं। इसीलिए मैं जो तुमको मेमोरी टेक्निक देने वाला हूं, एकदम अल्टीमेट मेमोरी टेक्निक है, जिससे तुमको एग्जाम में तुरंत ही क्लिक हो जाएगा। जैसे कॉस्ट का चीज आएगा, तुमको दिमाग में तुरंत क्लिक होगा 6। जैसे ड्यूस के बारे में आएगा क्वेश्चन, दिमाग में तुमको तुरंत क्लिक होगा 7। यानी मैं जो मेमोरी टेक्निक देने वाला हूं एकदम अल्टीमेट मेमोरी टेक्निक, एकदम रामबाण मेमोरी टेक्निक है। तुम्हारे एग्जाम में जरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है भाई साहब, लिख के ले लो। देखो सर कितने क्लॉज है अपने पास? 21 क्लॉज है अपने पास, ठीक है 21 क्लॉज है। देखो सर मेरे साथ साथ रिपीट करना, फिक्स्ड एसेट्स इन्वेंटरी लिक्स लिक्स, फिक्स्ड एसेट्स इन्वेंटरी लिक्स लिक्स। सर पहले तो है ना, पहले जिस तरीके से मैंने यहां पे प्रेजेंट किया है ना, उसी प्रकार से तुम लोग तुम्हारी नोटबुक में प्रेजेंट करना। पहले 4 की जोड़ी बनाओ, फिर 5 6 7 8 9 की जोड़ी बनाओ, फिर 10 11 12 13 14 15 16 की जोड़ी बनाओ, और फिर 17 18 19 20 21 की जोड़ी बनाओ। ऐसा जोड़ी जोड़ी में याद रखोगे। पहला क्या याद रखना है? फिक्स्ड एसेट्स इन्वेंटरी लिक्स लिक्स। मेरे पास केवल एक ही फिक्स्ड एसेट है, तो हो गया क्लॉज 1 फिक्स्ड एसेट। मेरे पास एक ही फिक्स्ड एसेट है। इन डेज 2 किसका है? इन्वेंटरी का है। और क्लॉज 3 4 है लिक्स लिक्स। सर ये लिक्स लिक्स क्या है ना, वो मैं तुमको बताता हूं, आओ। क्लॉज नंबर 3 और 4 में लिक्स लिक्स क्या है? देखो क्लॉज नंबर 3 में आता है लिक्स लिक्स, यानी कि लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। और क्लॉज नंबर 4 में भी आता है लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। तो पहले 4 तो बहुत आसान है, फिक्स्ड एसेट इन्वेंटरी लिक्स लिक्स। देखो इसका फायदा क्या होगा, जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा फिक्स्ड एसेट से, तुमको याद आएगा मेरे धंधे में खाली एक ही फिक्स्ड एसेट है, क्लॉज नंबर 1। जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इन्वेंटरी से, तुमको तुरंत याद आएगा इंडेक्स 2 किसका होता है? इन्वेंटरी का। 3 और 4 क्या? लिक्स लिक्स। चलो सर ये एक ग्रुप अपन ने कर दिया। दूसरे ग्रुप पे आता हूं। मेरे खाते में सैलरी डिपॉजिट हुई है 5th तारीख को, 5th डेट को मेरे अकाउंट में सैलरी आई। सर एक ही दिन यानी अगले ही दिन, तुमको पता है ना जैसे ही सैलरी आती है क्या होता है ना, सारे के सारे खर्चे हो जाते हैं। मैंने बोला नेक्स्ट डे पे क्या लग गए? मेरे सारे कॉस्ट हो गए, मेरा ईएमआई चला गया, अगले ही दिन मेरा रेंट चला गया। तुमको पता है सैलरी आती है ना, तो एक दिन भी नहीं टिक पाती है। क्लियर है? क्लियर है। फिर 7 को कैसे याद रखोगे? डी फॉर ड्यूज, डी फॉर धोनी, डी फॉर ड्यूज, डी फॉर धोनी। क्यों सर? 7 धोनी का जर्सी नंबर क्या है? 7। तो तुम देख रहे हो, तुमको कोई एकदम स्टोरी याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं ड्यूस तुमको कोई स्टोरी बता रहा, तुमको पहले 6 याद करने पड़ते। अच्छा फर्स्ट में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या था, अच्छा फिर 7th में ये था। पूरी स्टोरी से तुम्हारा टाइम वेस्ट होता। मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। डायरेक्ट तुमको एग्जाम में क्या दिखेगा? ड्यूस। तुम बोलोगे अच्छा डी फॉर ड्यूज, डी फॉर धोनी, क्लॉज नंबर 7। सिंपल है। हाँ धोनी का नंबर होता है 7। क्लॉज नंबर 8 इनकम टैक्स ने लगाई मेरी वाट। क्लॉज नंबर 9 नो आई वोंट रीपे द लोन। देखो नो 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 नो, 9 को हिंदी में क्या बोलते हैं? नो। तो 9 से क्या देगा? नो नो आई वोंट रीपे द लोन। अब देखना तुमको करवाता हूं मैं। अब देखना ये वाला ग्रुप भी तुमको बेस्ट तरीके से करवाना दिया ना, तो मेरा नाम भी शंकर लखवानी नहीं। 5th क्लॉज किसके बारे में है? डिपॉजिट के बारे में है। तो मैं क्या बोलूंगा? सैलरी मेरे खाते में डिपॉजिट हुई है 5th तारीख को, ठीक है। हाँ जनरली तुम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो 1 तारीख को सैलरी नहीं मिलती है, 5 तारीख को सैलरी मिलती है, 5 6 7 तारीख को, ठीक है। तो मैंने बोला 5th तारीख को मेरे खाते में क्या डिपॉजिट हुई है? सैलरी। तो तुमको एग्जाम में दिखेगा डिपॉजिट, तुमको क्या आ जाएगा? सैलरी डिपॉजिट हुई है 5th तारीख को, तो 5th क्लॉज आ गया। मैंने क्या बोला? अगले ही दिन 6ठी तारीख को क्या हो गया? मेरा कॉस्ट लग गए मेरे, ठीक है, सारी की सारी ईएमआई चली गई। 7th में मैंने क्या बोला? डी फॉर ड्यूज, डी फॉर धोनी। देखो उसकी तो बात चल रही है, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज और डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, डी फॉर ड्यूज, डी फॉर धोनी। सिंपल है। क्लॉज नंबर 8 इनकम टैक्स ने लगाई मेरी वाट। यहां पे इनकम टैक्स की बात चलती है, ठीक है, इनकम टैक्स ने लगाई मेरी वाट। क्लॉज नंबर 9 नो 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 आई वोंट रीपे द लोन। तो यहां पे भी तो वही है, देखो डिफॉल्ट हुआ है इन रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी कि नो आई वोंट रीपे द लोन, लोन यहां पे रीपे नहीं किया गया है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर वी आर गेटिंग योर पॉइंट। अगला देखना, मैंने क्या बोला था, याद हो तो तुमको? संयम की किस्मत खराब है, लेकिन शंकर लखवानी की किस्मत कितनी बढ़िया है ना, एक ही दिन में 10-10 कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। तो आईपीओ
एग्जाम में आया आईपीओ का क्वेश्चन, क्या आ जाएगा? 10 कंपनी में मेरे आईपीओ खुले, 10 कंपनी में मेरे आईपीओ खुल गए, ठीक है, ये हो गया 10 10th क्लॉजेस फॉर आईपीओ। मैंने बोला एक और एक, वैसे तो 2 होते हैं, लेकिन एक और एक 11 होता है ना, तो ये होता है फ्रॉड। एक और एक 11 है, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर पक्का पक्का इसमें कोई फ्रॉड हुआ होगा। फिर 12 बजे मैं गया निधि से मिलने, तो क्लॉज नंबर 12 हो गया निधि। क्लॉज नंबर 13 है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। कैसे याद रखा था मैंने निधि को बोला था तेरा होने लगा हूं जब से मिला हूं, यानी कि मैं तेरा होने लगा हूं, यानी कि तेरा क्या होने लगा हूं? रिलेटेड पार्टी होने लगा हूं। मैं तेरे दिल में अपनी जगह बनाना चाहता हूं, क्लियर है? यानी मैं तेरा क्या होना चाहता हूं? रिलेटेड पार्टी होना चाहता हूं, तो तेरा रिलेटेड पार्टी होना चाहता हूं, क्लियर है? क्लॉज नंबर 13, तेरा रिलेटेड पार्टी होना चाहता हूं। फिर मैंने क्या बोला ना, 14, 15, 16, कैसे याद रखना था अपने को? INR, याद है अपने को? 14, 15, 16 INR, ये कैसे याद रखोगे? आरबीआई क्या इश्यू करता है? इंडियन नेशनल रुपीज, यानी INR। तो क्लॉज नंबर 16 मैंने तुमको याद रखाया था, क्लॉज नंबर 16 आरबीआई का झोला, ठीक है? वहां से आर लिया था आरबीआई का और आई और एन ले लिए थे। तो क्लॉज नंबर 14 है इंटरनल ऑडिट का, क्लॉज नंबर 15 है नॉन कैश ट्रांजैक्शन का, क्लॉज नंबर 16 है आरबीआई का झोला। क्लियर है? क्लियर है। तो देखो INR, आर से क्या होगा? आरबीआई का झोला, और आरबीआई का इशू करता है रुपीज, यानी इंडियन नेशनल रुपीज, ऐसे आपको याद रखना है। चलो तुमको ये वाला ग्रुप भी मैं अच्छी तरीके से करवा देता हूं। क्लॉज नंबर 10, मैंने क्या बोला? 10 कंपनियों में मेरा आईपीओ खुल गया, कितनी बढ़िया किस्मत है मेरी। तो आईपीओ कौन सा है सर? क्लॉज नंबर 10। आईपीओ की बात किस में आती है? मैंने बोला 10th क्लॉज में आती है। एक और एक 11, ये क्या हो गया? फ्रॉड हो गया, क्योंकि नॉर्मली तो एक और एक 2 होना चाहिए। तो मैंने बोला देखो फ्रॉड की बात आ गई 11th क्लॉज में। रात 12 बजे मैं मिला निधि से, तो क्लॉज नंबर 12 निधि कंपनी। 13 किसका हो गया? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। मैंने बोला तेरा होने लगा हूं, निधि को क्या बोला? तेरा होने लगा हूं, यानी कि तेरा रिश्तेदार होने लगा हूं। क्लियर है? क्लियर है। 14, 15, 16 INR, आई फॉर इंटरनल ऑडिट, एन फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शन, और आर फॉर आरबीआई का झोला, ये आरबीआई एक्ट की बात इसमें चलती है। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर, वी आर गेटिंग योर पॉइंट। चलो सर, फिर मैंने क्या बोला? ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। क्या हुआ है 17-18 सालों में? मेरे को कैश लॉस हुआ है, मेरे को रेजिग्नेशन देना पड़ गया। नॉर्मली मेरे को कैश लॉस नहीं होता, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है बिजनेस में, लेकिन 17-18 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे को कैश लॉस हो गया, मेरे को रेजिग्नेशन देना पड़ गया। क्लॉज 19, 19 साल की उम्र जो होती है ना, 19 ईयर्स की उम्र, वो काय के लिए होती है? करंट लायबिलिटी पे करने की उम्र होती है, क्योंकि इस उम्र में तुम मैच्योर बन जाते हो। 18 साल तक तुमको इतनी अक्ल नहीं होती, लेकिन जैसे तुम 19 के हो जाते हो तो करंट लायबिलिटी पे करने की तुम्हारी उम्र हो जाती है। क्लियर है? हाँ। और 2021 CSR कारो, CSR कारो, CSR कारो, CC अपन ने याद रखते, याद है? 2021 CSR कारो, तो बस वही है। देखो सर, 17-18 ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। मेरे बिजनेस में प्रॉफिट आता था, लेकिन 17-18 साल में पहली बार क्या हो गया? कैश लॉस हो गया और रेजिग्नेशन हो गया। क्लियर है? क्लियर है। 19 साल की उम्र किसके लिए होती है? करंट लायबिलिटी पे करने की होती है, तो ये करंट लायबिलिटी वाला क्लॉज। फिर 20-21 किसका है? मैंने बोला CC, 2021 यानी CC, CSR और कारो, CSR और कारो, CSR और कारो। तो ये थी बढ़िया वाली मेमोरी टेक्निक, और ये शेड्यूल्स टू द एक्ट में आ जाना। टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स होते हैं, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, 2 प्रकार के शेड्यूल मैं तुमको सिखाने वाला हूं। बड़े ध्यान से सुनना। फर्स्ट शेड्यूल को देखो सर, फर्स्ट शेड्यूल जो है ना, उसमें एक गाना गाना 12-2-3-2। क्या है सर ये गाना? गाना गाना मेरे साथ, 12-2-3-2, 12-2-3-2, 12-2-3-2, यानी कि 12-2-3-2। यानी कि यहां पे 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट जो है ना, उसमें क्लॉजेस कितने हैं? 12-2-3-2। बड़े ध्यान से सुनना सर। पहला जो पार्ट है ना, वो प्रैक्टिस वालों को लगता है, दूसरा पार्ट लगता है जॉब वाले सीए को, तीसरा और चौथा पार्ट जो है ना, वो जनरल है, यानी कि सबको लगता है, चाहे आप प्रैक्टिस हो जॉब हो। यानी कि 12-2-3-2 का गाना तो गाना ही है, उसके बाद गाना गाना प्रैक्टिस जॉब जनरल जनरल, प्रैक्टिस जॉब जनरल जनरल, हनी सिंह की स्टाइल में गाना 12-2-3-2, 12-2-3-2, प्रैक्टिस जॉब जनरल जनरल। ठीक है, 12-2-3-2, 12-2-3-2, प्रैक्टिस जॉब जनरल जनरल। सर जो पहले 3 पार्ट है ना, वो बात करते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में। अगर तुम देख पा रहे हो तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। लेकिन जो आखिरी पार्ट है वो बात करता है अदर मिसकंडक्ट के बारे में। सिंपल सी बात है। मैंने बोला सर कितने थे?
फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट थे, 12 2 3 2, 12 2 3 2, कम ऑन एवरीबॉडी से 12 2 3 2, 12 2 3 2, 12 2 3 2, 12 2 3 2। मैंने बोला भाई सिंपल है, ऐसे ही लिखते चलना। तुम अगर लिख रहे हो ना तो इसको ऐसे ही पहले 1 12 लिखे, फिर 2 3 4 लिखे, फिर 5 6 7 लिखे, ऐसे ही लाइन बना बना के लिखते चलना। देखो सर, पार्ट नंबर 1 में थे 12 क्लॉज, क्लियर है? पार्ट नंबर 1 में थे 12 क्लॉज। देखो, प्रैक्टिस साइन की एक जोड़ी बना लो, रवि ने बना दी जोड़ी। अब मेरे हाथ को देखो सर, प्रैक्टिस साइन की एक जोड़ी बने, हाथ को देखो, पे किया, एक्सेप्ट किया, पार्टनरशिप, पे किया, एक्सेप्ट किया, पार्टनरशिप। हाथों को देख रहे हो, पे किया, एक्सेप्ट किया, देखो पे किया, दिया, एक्सेप्ट किया, लिया, पार्टनरशिप, पे एक्सेप्ट पार्टनरशिप की जोड़ी बना दी। एसएसए की जोड़ी बना दी, सिक्योर सॉलिसिट एडवर्टाइज की। सीसीसीसी की जोड़ी बना दी, कम्युनिकेशन कंपनीज एक्ट, चार्ज और सीए के अलावा, ये तुम लोगों ने जोड़ी बना दी। ठीक है सर, ये तो था किसकी बात? प्रैक्टिस वालों की बात। टॉकिंग अबाउट जॉब वालों की बात, जॉब वालों की बात में बस एक मंत्रा को ध्यान में रखते हुए चलना, मेरी सैलरी मेरी है, उसकी सैलरी उसकी है। क्या मैंने बोला? मेरी सैलरी मेरी है, उसकी सैलरी उसकी है। यह है पार्ट नंबर 2 में जॉब वालों की बात। क्लियर है? हाँ सर, पार्ट नंबर 2 में जॉब वालों की बात। पार्ट नंबर 3 में I3 को ध्यान में रखते हुए चलना, आई फॉर इंस्टीट्यूट, आईसीसी इनवाइटिंग, इंस्टीट्यूट आईसीसी इनवाइटिंग, इंस्टीट्यूट आईसीसी इनवाइटिंग, इंस्टीट्यूट आईसीसी इनवाइटिंग। और पार्ट नंबर 4 में क्या करना ना, मैंने तुमको जब स्टोरी बताई थी सेकंड शेड्यूल की, उसमें मैंने क्या बोला था? लास्ट पार्ट इज अबाउट अदर मिसकंडक्ट, उसमें था जेल फॉर मोर देन 6 मंथ, जेल फॉर मोर देन 6 मंथ। इधर क्या आएगा? जेल अप टू 6 मंथ प्लस डिसरेप्यूट। क्लियर है क्या? यस सर, जेल अप टू 6 मंथ प्लस डिसरेप्यूट। क्या आएगा सर? जेल अप टू 6 मंथ प्लस डिसरेप्यूट। उसमें क्या था लास्ट पार्ट में? जेल फॉर मोर देन 6 मंथ। इधर क्या आएगा? जेल अप टू 6 मंथ प्लस डिसरेप्यूट। डिसरेप्यूट, डिसरेप्यूट, डिसरेप्यूट। सर डिसरेप्यूट का एक एग्जांपल भी था मॉड्यूल में, एक एग्जांपल दे रखा है। डिसरेप्यूट कब होता है ना, मान लो कि कोई आप गए सीए संयम बैंक में गया, देखो एग्जांपल के साथ रिकॉल कराता हूं, सीए संयम बैंक में गया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने उसको निकाल दिया, हम तेरे को लोन नहीं देंगे, मुंह देख के निकाल दिया। उसने धमकी दी, पता है क्या? मैं इस बैंक का कॉन्करेंट ऑडिटर हूं, अगर तुमने मेरे को लोन नहीं दिया ना तो मैं क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दूंगा, घपला है ऐसा मैं दिखा दूंगा। तो उन लोगों ने डर के मारे लोन दे दिया, और इसने फिर क्या किया ना, रीपे नहीं किया। इसने रीपे नहीं किया, नहीं इसने इन्फ्लुएंस से लोन दिया, डरा के धमका के लोन दिया, रीपे नहीं किया। ये डिसरेप्यूट पहुंचाएगा प्रोफेशन को, पूरे के पूरे सीए इंस्टीट्यूट का नाम खराब करेगा। ये डिसरेप्यूट का एग्जांपल है। क्लियर है कि हाँ, मॉड्यूल में दिया हुआ है। चलो सर, अब इस स्टोरी को कैसे कोरिलेट करना है वो मैं तुमको बताता हूं सर। पार्ट नंबर 1 में कितने सर? बड़े ध्यान से देखना, 12 2 3 2। पार्ट 1 में कितने सर? 12 क्लॉज है। जोड़ियां बनी, जोड़ियां। क्लॉज 1 क्या था? प्रैक्टिस के बारे में था। आप गिल्टी हो जाओगे, उषा रानी गिल्टी हो जाएगी अगर किसी को भी अपने नाम पे प्रैक्टिस करने देगी तो। प्रैक्टिस के साथ क्या, किसकी जोड़ी बनी? साइन की जोड़ी। प्रैक्टिस के साथ साइन की जोड़ी। उषा रानी गिल्टी हो जाएगी अगर किसी को भी अपने बिहाफ पे साइन करने दी तो। मिलते जुलते हैं ना, किसी को भी अपने बिहाफ पे प्रैक्टिस करने दिया तो, किसी को भी अपने बिहाफ पे साइन करने दिया तो। मैंने बोला ठीक है, 1 और 12। क्लियर है? हाँ, पहले में साइन की बात नहीं आती, साइन की बात 12th क्लॉज में आती। समझ गए क्या? क्लॉज नंबर 2 3 4 क्या जोड़ी बनी थी? पे करना, एक्सेप्ट करना, पार्टनरशिप करना। आप गिल्टी हो जाओगे, आप गिल्टी हो जाओगे अगर आप पे कर रहे हो तो, क्लॉज 2। आप गिल्टी हो जाओगे अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो, क्लॉज 3। आप गिल्टी हो जाओगे अगर आप पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो तो, क्लॉज 4 2 3 4। क्लियर है क्या? हाँ सर, 2 3 4 समझ गए क्या? हाँ सर, 2 3 4 समझ गए। पे किया, एक्सेप्ट किया, पार्टनरशिप में क्या, आप क्या हो जाओगे सर? गिल्टी हो जाओगे। सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है, क्या इसमें एग्रीज टू पे भी अलाउड है? मैंने बोला हाँ। एग्रीज टू एक्सेप्ट भी अलाउड है? मैंने बोला हाँ सर। 5 6 7 की क्या जोड़ी बनी थी? SSA, सिक्योर। अगर आप काम कर रहे हो ना सर, आप काम सिक्योर कर रहे हो, आप काम ले रहे हो नॉन एम्प्लॉय से, नॉन पार्टनर से, आप क्या हो जाओगे सर? गिल्टी हो जाओगे। अगर आप सॉलिसिट कर रहे हो प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम CAP, आप क्या हो जाओगे सर? गिल्टी हो जाओगे। सिक्योर सॉलिसिट एडवर्टाइज, SSA। क्लॉज 7 क्या बोल रहा था? अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को, सर्विसेज को, आप क्या हो जाओगे सर? गिल्टी हो जाओगे। क्या बात समझ में आती है? SSA। अगर आप काम सिक्योर कर रहे हो, सिक्योर कर रहे हो नॉन एम्प्लॉय से, नॉन पार्टनर से, आप गिल्टी हो जाओगे। अगर आप सॉलिसिट कर रहे हो CAP के द्वारा, आप क्या हो जाओगे? आप गिल्टी हो जाओगे। अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो तो आप क्या हो जाओगे? गिल्टी हो जाओगे। क्लियर है क्या? हाँ, ये था 6 7। अब फिर अपन ने क्या देखा? CCCC। कहानी में क्या था? CCCC। सिंपल है क्या? कहानी में क्या किया? पहले आपने एक्ट किया, फिर साइन किया, ये हो गया 1 और 12 की जोड़ी। पे किया, एक्सेप्ट किया, पार्टनरशिप किया, SSA किया, फिर CCCC के 4 पॉइंट थे। मैंने बोला कम्युनिकेशन, आपने प्रीवियस ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट नहीं किया, राइटिंग में आप क्या हो जाओगे? गिल्टी हो जाओगे। C फॉर कम्युनिकेशन। 9th फॉर कंपनीज एक्ट, आपने 139 140 की रिक्वायरमेंट चेक नहीं करी, कंपनीज एक्ट की, आप क्या हो जाओगे? गिल्टी हो जाओगे। फिर मैंने क्या बोला? क्लॉज नंबर 10, अगर आपने चार्ज किया, C फॉर चार्ज, C फॉर चार्ज, अगर आपने चार्ज किया ना फीस, या ऑफर टू चार्ज किया परसेंटेज बेसिस पे, आप गिल्टी हो जाओगे। क्लॉज नंबर 11, आपने CA के अलावा वाला काम किया ना, आप गिल्टी हो जाओगे। C फॉर CA के अलावा वाला काम, CA के अलावा वाला काम किया तो आप क्या हो जाओगे सर? गिल्टी हो जाओगे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बोला हाँ सर। व्हेन आई टॉक अबाउट पार्ट 2 तो बहुत ज्यादा इजी था। मेरी सैलरी मेरी है, उसकी सैलरी उसकी है। मेरी सैलरी मेरी है, मैं किसी को भी पे करूंगा ना, क्या हो जाऊंगा? गिल्टी हो जाऊंगा। किसी को भी पे नहीं करूंगा मैं, क्यों सर? क्योंकि मेरी सैलरी मेरी है।
किसी से भी एक्सेप्ट करूंगा ना गिल्टी हो जाऊंगा। क्यों सर? उसकी सैलरी उसकी, उसी के पास रहने दो, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्लियर है? दो बात थी, मेरी सैलरी मेरी है, उसकी सैलरी उसकी, सिंपल सादी सी बात को समझ कर चलना। जॉब वाले ना जॉब वाले वो चिंगूस होते, चिंगूस कंजूस होते, किसी को भी अपनी सैलरी देंगे नहीं, ना ही किसी से उनकी सैलरी लेंगे। क्लियर है क्या? हाँ। पार्ट नंबर 3 में मैंने बोला था ICC, क्या बोलता मैंने? आई, क्या बोला? आई, ट्रिपल आई लेते चलना, आई। वापस से पार्ट नंबर 3 में कहता है आई, नॉट अ फेलो, एक्ट एज फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट। पहला आई किसके लिए? इंस्टीट्यूट का ही। क्लियर है क्या? हाँ सर। फिर दूसरा आई किसके लिए? दूसरा आई किसके लिए? बड़े ध्यान से देखना, दूसरा आई था वापस से इंस्टीट्यूट के लिए। इंस्टीट्यूट काउंसिल कमेटी, इन सब लोग को आप क्या नहीं बोल सकते? इन सब लोगों से जो भी वर्क पूछ रहे ना, आप बता देना, चुप मत रहना, चुप मत रहना। क्लियर है क्या? जो भी पूछ रहे बता देना। अगर झूठ बोलोगे तो सेकंड शेड्यूल में कवर था। यहाँ पे क्या है ना, वो पूछना बता रहे नहीं हो। क्लियर है? दूसरा आई इज ऑल्सो फॉर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट को सब कुछ बता देना। और तीसरा आई किसके लिए था? इन्वाइटिंग के लिए। आप इन्वाइट कर रहे हो कोई भी काम तो आप झूठ मत बोलना। क्लियर है क्या? हाँ सर। आप अनादर सी से कोई काम ले रहे हो, टेंडर से कोई काम ले रहे हो, क्लॉज 6-7 में कोई भी काम ले रहे हो, झूठ मत बोलना। क्लियर है क्या? हाँ। तो भाई सिंपल था। पार्ट 3 इज आई। I stands for institute, I stands for institute, I stands for inviting, I stands for institute, I stands for institute, I stands for inviting। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ। और पार्ट 4 क्या था? जेल अप टू 6 मंथ प्लस डिसरेप्यूट। यानी सिविल क्रिमिनल कोर्ट ने अगर आपको जेल की सजा सुनाई अप टू 6 मंथ, आप क्या हो जाओगे? गिल्टी हो जाओगे पार्ट 4 में। या आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे ICI की या CA प्रोफेशन की बदनामी हुई, तो आप क्या हो जाओगे? गिल्टी हो जाओगे। जैसे आपने लोन लेकर के इन्फ्लुएंस से लोन या रिपे नहीं किया, आप क्या हो जाओगे? गिल्टी हो जाओगे। जल्दी से बताना कि मजा आता है की मजा सेकंड शेड्यूल पे। इधर एक नया गाना करेंगे, बोलो 10-5-1, 10-5-1, 10-5-1, 10-5-1, 10-5-1, 10-5-1। सेकंड शेड्यूल है ना, इसको है ना जॉब वालों से बहुत नफरत है। तो ऊपर पता है क्या चल रहा था? ऊपर चल रहा था प्रैक्टिस जॉब जनरल। अभी इनको है जॉब से नफरत, तो ये लोग बोलते हैं प्रैक्टिस जनरल। आहा सर 10-5-1, 10-5-1, 10-5-1, 10-5-1, प्रैक्टिस जनरल, यानी जॉब हटा दिया। ऊपर क्या था? ऊपर था बोले सर प्रैक्टिस जॉब। अभी जॉब हटा दिया क्योंकि जॉब से है इनको नफरत, बोले प्रैक्टिस जनरल। और सर ऊपर भी क्या था ना, आखिरी पार्ट अदर मिसकंडक्ट था। नीचे भी क्या है? बोले आखिरी पार्ट अदर मिसकंडक्ट है। आखिरी पार्ट हमेशा क्या है सर? अदर मिसकंडक्ट ही है। 10-5-1 सुन, पार्ट 1 में 10 क्लॉज थे। मेरा है ना दिल टूटा। पता है मैंने क्या किया? मैंने है ना, सुनना बड़े ध्यान से, लोगों को बताया। सुनना क्या हुआ इसमें पूरा है ना, मेरी ब्रेकअप की स्टोरी और मेरे पैचअप की स्टोरी है। हुआ क्या ना, बड़े ध्यान से सुनो। एक सुंदर लड़की आई मेरे पास, ठीक है। जैसे ही मेरे पास सुंदर लड़की आई ना, मैंने लोगों को बताया। मैंने क्या किया? लोगों को बताया, अरे देखो मेरा चक्कर चला है, मेरा टाका भिड़ा है, सुंदर लड़की आई है मेरे पास। बोले ठीक है। सुंदर लड़की ने पता है क्या बोला? प्यार से बोली एकदम, मेरे पापा की कंपनी है, प्लीज उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कर दो ना। मैंने बोला ठीक है यार, तुम्हारे लिए तो जान दे देंगे, ऐसी क्या बात करती हो, साइन कर देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैंने पता है क्या किया? मैंने साइन कर दी, मैंने लोन दिलवाया उसके पापा को। मैंने लोगों को बताया कि देखो मेरा टाका भिड़ा इस लड़की के साथ, मैंने साइन कर दी, मैंने लोन दिलवाया उसके पापा को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साइन करके लोन दिलवा दिया। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला हाँ देखो, ये पार्ट 1 2 3 4 तुमको पढ़ाऊं? बोले हाँ सर पढ़ाओ ना। पार्ट 1 2 3 4 में यही तो पढ़ा था। देखो पार्ट नंबर 1 क्या था? मैंने लोगों को बताया कि देखो मेरा टाका भिड़ा है, यानी देखो मैंने लोगों को बताया था कॉन्फिडेंशियलिटी वाली इंफॉर्मेशन, तो मैं गिल्टी हो जाऊंगा। मैंने साइन कर दी, यानी मैंने सर्टिफाई कर दिया था, रिपोर्ट बिना एग्जामाइन किए। हाँ सर। लोन दिलवाया, लोन के लिए क्या बना रहे थे? मैंने बोला फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके पापा को क्लॉज 4 में यही तो बात की थी, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाले लोग, मेरे रिलेटिव वगैरह की तो बात चल रही थी, रिलेटिव का ऑडिट में को एक्सेप्ट नहीं करना। याद है ये 4 बातें? बोले हाँ सर, ये 4 बातें तो याद है। 4 की जोड़ी बनाते चलो, चैट में लिखना सर, 4 की जोड़ी बनाते चले। मेमोरी टेक्निक भी तुमको चैट में लिखना है। क्या गया भाई? ये मेमोरी टेक्निक भी तुमको चैट में लिखनी है। बोले सर आ गए, वापस आ गए। मैंने लोगों को बताया, मैंने साइन करी, लोन दिलवाया उसके पापा को। सुनना बड़े ध्यान से, मैंने है ना उसके पापा के कुछ मटेरियल फैक्ट छुपाए, कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट छुपाई, मैं ग्रॉसली नेग्लिजेंट रहा। यही तो पढ़ा था, मटेरियल फैक्ट अगर आपने छुपाए तो आप क्लॉज 5 में गिल्टी हो, मटेरियल मिस स्टेटमेंट छुपाई तो क्लॉज 6 में आप क्लॉज 6 में गिल्टी हो। ग्रॉस नेग्लिजेंट रहे यानी ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं किया, क्लॉज 7 में गिल्टी हो। याद है मैंने पढ़ा था डी फॉर ड्यू डिलिजेंस, डी फॉर धोनी। हाँ सर। 5 6 7 वो लड़की को मैं अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाया,
वो लड़की ने भी मेरे को अटेंशन नहीं दिया, बस मेरे को फीस दे के चली गई। क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला सही बात कर रहे हैं। लड़की को मैं अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लड़की ने मेरे को अटेंशन नहीं दिया, बस फीस दे करके चली गई। ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आया। जैसे ही वो फीस दे करके गई ना, यानी उसका काम हो गया, अब चली गई भाई। वो उसको बस इतना ही काम था कि उसके पापा के फाइनेंशियल्स पे कोई साइन कर दे। मेरा दिल टूटा। मैंने लोगों को बताया, अरे भाई मैं टोनी कक्कड़ का फैन नहीं हूं, मेरे गानों की चॉइस पे शक मत करना, मैं हनी सिंह वगैरह का फैन हूं। ये तो क्या एक दिन ऐसा टीवी घुमा रहा था, उस पे आ गया, अब उसकी लाइन याद रह गई, 2-3 बार आ गया तो उसे सुन लिया, समझ गए भाई। बाकी यार कांता भाई का फैन ये अपना है तरुण भाई, सुनो बड़े ध्यान से। दिल टूटा मेरा, मैंने लोगों को बताया। देखो मैंने लोगों को पहले भी बताया था जब मेरा लड़की से टाका भिड़ा था, अब मैंने लोगों को वापस बताया। देखो मेरा दिल टूटा। अब मैं ना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मैंने पता करवाया, वो लड़की को है ना क्रिकेट बहुत पसंद है। मैंने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला और फिर मैंने वापस से उसका दिल चुराया। क्योंकि मैंने वापस से उसका दिल चुराया, मेरे को जेल हो गई 6 महीने की। क्योंकि आप देखो कोई भी चीज चुराओगे आपको जेल तो होगी ना, तो क्योंकि आपने यहाँ पे दिल चुराया आपको जेल हो गई 6 महीने से ज्यादा की। कुछ ना कुछ जेल तो होगी आपको, कुछ चुराओगे तो, बस यही था। ठीक है। हाँ, इसमें एक नया अमेंडमेंट ऐड हो गया है, यहाँ पे क्लॉज 5 भी हो गया। क्लॉज 5 पता है क्या था? क्लॉज 5 ये था कि भाई कंपनीज एक्ट के विरुद्ध जाकर के आपको ऑडिटरशिप एक्सेप्ट नहीं करनी। तो बस ये एक ध्यान रख लेना, क्लॉज नंबर 5। ठीक है, क्लॉज 5 यहाँ पे ऐड हो गया। सिंपल है, बोले सिंपल है। दिल टूटा, मैंने लोगों को बताया, मैंने आईसीसी खेला, उसका दिल चुराया। क्योंकि दिल चुराया तो 6 महीने से ज्यादा की जेल हो गई। सर क्या है क्या है क्या है? आओ सर आओ, आपको पढ़ाता हूं जबरदस्त तरीके से। देखो सर, क्लॉज नंबर 1, 2, 3, 4, इसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया? देखो क्लॉज नंबर 1, 2, 3, 4 में पता है मैंने आपको क्या पढ़ाया? क्लॉज नंबर 1, 2, 3, 4 में मैंने आपको पढ़ाया कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो सबसे पहले आपने लोगों को बताया कि मेरा टाका भिड़ा है, बोले हाँ सर। देखो आपने क्या किया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन किए। मैंने वही तो बोला था, आप सर्टिफाई नहीं कर सकते। सर्टिफाई किया तो आप क्या हो जाओगे सर? आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाओगे। ठीक है, बोला यहाँ पे आपने सर्टिफाई किया, मैंने वही तो बोला सर्टिफाई नहीं कर सकते। क्लॉज 3 में क्या बोला? मैंने लोन दिलवाया, लोन। सर क्लॉज 3 यही तो बात कर रहा था, फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आप एक्यूरेसी अपनी वाउच नहीं कर सकते, बोले हाँ सर। लोन दिलवाया उसके पापा को। क्लॉज 4 रिलेटिव की बात कर रहा था कि मैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाली कंपनियों में ऑडिट नहीं कर सकता, रिलेटिव की कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने कुछ मटेरियल फैक्ट छुपाए, यानी क्लॉज 5 क्या है ना, मटेरियल फैक्ट। मैंने कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट छुपाए। क्लॉज 6 में वही किया अपन ने, मटेरियल मिस स्टेटमेंट छुपाए। मैं ग्रॉसली नेग्लिजेंट रहा था, ग्रॉसली नेग्लिजेंट, बोले हाँ। बड़े ध्यान से सुनो, इतना हुआ। देखो मैं उसको अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाया। क्लॉज 8 में था नेसेसरी टू एक्सप्रेस ओपिनियन, हाँ। उसने मेरे को अटेंशन नहीं दिया। क्लॉज 9 में था फेल्स टू इनवाइट अटेंशन, हाँ अटेंशन, उसने अपना अटेंशन नहीं दिया मेरे को। सुनो, वो मेरे को खाली फीस देके चली गई। क्लॉज 10 में क्या था? फीस की तो बात आ रही थी। क्लाइंट का पैसा तुम सेपरेट बैंक अकाउंट में रखो, बोले हाँ सर। फीस की बात आई, क्लॉज 10 यहां पे अपना खत्म हुआ। फिर क्या हुआ ना, सुनना बड़े ध्यान से। मेरा वापस दिल टूटा, मैंने वापस लोगों को बताया। दिल टूटा यानी कि कॉन्ट्रावेंशन हुआ। दिल मेरा क्या हुआ? कॉन्ट्रावेंशन हुआ। दिल टूटा, मैंने लोगों को बताया। वापस से कॉन्फिडेंशियलिटी वाला प्रोविजन। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात थी, आप एम्प्लॉय हो तो फिर आप क्या कॉन्फिडेंशियल आपको रखनी है जानकारी, आप बाहर नहीं फोड़ सकते। ठीक है, बोले हाँ। मैंने लोगों को बताया। मैंने आईसीसी खेला। आईसीसी यानी याद है इसमें आईसीसी को आपको झूठ नहीं बोलना था, वो वाली चीज है। आईसीसी को आपको झूठ नहीं बोलना, क्लॉज 3 में वो था। हाँ, मैंने आईसीसी खेला, मैंने उसका दिल चुराया, यानी दिल मैंने एम्बेजल किया, मनी चुराया, दिल चुराया, एम्बेजल किया, और फिर मेरे को जेल हो गई मोर देन 6 मंथ की। हालांकि तुम्हारे उसमें एक नया ऐड हो गया है, कंपनीज एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन भी तुमने किया है। जल्दी बताना मजा आया कि मजा नहीं आया। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट 9 प्रिंसिपल्स ऑफ बीआरएसआर, जहां पे ऑल पॉइंट्स अपने को पढ़ते हुए चलने हैं। सर जिंदगी में सबसे ऊपर मेरे डैश थे, जिंदगी में सबसे ऊपर थे मेरे डैश, जिंदगी में सबसे ऊपर थे मेरे उसूल। मेरे उसूलों के बाद क्या थी? मेरी सेफ्टी। मेरी सेफ्टी के बाद थी मेरे एम्प्लॉयज की सेफ्टी। मेरे एम्प्लॉयज की सेफ्टी के बाद थी अदर स्टेक होल्डर्स की सेफ्टी। यानी ये देखो, ये तो 3 अंदर वालों की हो गई, मेरी सेफ्टी, मेरे एम्प्लॉयज की, मेरे स्टेक होल्डर्स की। उसके बाद मैं बाहर वालों की सेफ्टी की बात करता हूं, जनता की सेफ्टी, एनवायरमेंट की सेफ्टी, सरकार की सेफ्टी। और ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? देश के लिए कर रहा हूं क्या? ना भाई, मैं मेरी ग्रोथ के लिए कर रहा हूं, मेरे कंज्यूमर्स के लिए कर रहा हूं। क्लियर था क्या? मैंने बोला हाँ सर, क्लियर था, क्लियर था, क्लियर था। यानी 9 प्रिंसिपल्स कौन से थे अपने? बड़े ध्यान से देखना। मेरे उसूल, मेरे उसूल बोले तो मेरे एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी।
प्रिंसिपल 2 क्या था? मेरी सेफ्टी बोले तो सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज, मेरे एम्प्लॉयज की सेफ्टी बोले तो प्रमोट वेल बीइंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग दोज इन वैल्यू चेन। उसके बाद मेरे स्टेक होल्डर्स की सेफ्टी यानी रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस। उसके बाद क्या आ रहा है सर? जनता की बात आ रही है। जनता कौन होती है सर? ह्यूमन होती है, तो रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स। मैंने एक बात बताई थी, प्रिंसिपल 3 में प्रमोट, प्रिंसिपल 4 में रिस्पेक्ट, प्रिंसिपल 5 में रिस्पेक्ट एंड प्रमोट। हाँ जी बताई थी, मस्त याद आ गया सर। उसके बाद प्रिंसिपल 6 में एनवायरमेंट की बात चल रही थी, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट, अपन ने बोला एनवायरमेंट की सेफ्टी। प्रिंसिपल 7 में मैंने बोला सरकार की सेफ्टी यानी इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। देखो पॉलिसी कौन बनाती है? सरकार बनाती है, क्लियर है सर। फिर प्रिंसिपल 8 में मैंने क्या बोला? ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? मेरी ग्रोथ के लिए, मेरे कंज्यूमर्स के लिए, यानी कि ग्रोथ आ गया इधर, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, और क्या आ गया? कंज्यूमर्स, प्रोवाइड वैल्यू टू कंज्यूमर्स इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। अब